तो नोट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, नोट सेक्शन से आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। बात करें हम विजन की, तो विजन क्या बताता है? फ्यूचर पोजीशन को बताता है। दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी, ट्रस्ट मी। ना ही सिंगल पॉइंट पे, ना ही लंबे लंबे स्टेटमेंट्स पे बुलेट पॉइंट बना के उसको याद करने की कोशिश मत करना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। विजन क्या बताता है? फ्यूचर पोजीशन को बताता है, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, है ना। जैसे हमने क्या कहा था, टू बिकम, मान लो अगर हम चाहते हैं टू बिकम मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी, मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द वर्ल्ड, हम ऐसा बनना चाहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विजन कहते हैं। वेयर वी वांट टू गो, व्हाट वी वांट टू बिकम, हम कहां जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, दैट इज आवर विजन। इट पॉइंट्स आउट द डायरेक्शन। याद करो एसएम का इंपॉर्टेंस में हमने कहा था कि एसएम हमें डायरेक्शन देता है, और उसका रीजन हमने बताया था, बिकॉज वी डिफाइन विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, यहीं से डायरेक्शन मिलता है। तो विजन पॉइंट्स आउट डायरेक्शन टुवर्ड्स द फ्यूचर। विजन इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो टॉप मैनेजमेंट के क्या व्यूज हैं ऑन द कंपनीज डायरेक्शन एंड प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट एंड टेक्नोलॉजी फोकस। सो प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी फोकस और कंपनी डायरेक्शन को लेकर टॉप मैनेजमेंट के क्या व्यूज हैं, इनसे बनता है आपका विजन। आप याद करो करंट से फ्यूचर आ रहे थे, तो हमने कहा नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, नए मार्केट में जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करेंगे, एक्विजिशन करेंगे, बहुत सारे स्ट्रेटजीज को हमने अप्लाई किया था। वो सब हमें लेके कहां जा रहे हैं? विजन की तरफ लेके चले जा रहे हैं, राइट। तो विजन विल इनकॉर्पोरेट ऑल दीज थिंग्स। व्हाट इज द टॉप मैनेजमेंट व्यूज टुवर्ड्स द कंपनी डायरेक्शन एंड व्हाट इज योर प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी फोकस। सो दैट इज योर विजन। विजन से, विजन के डेफिनेशन के अलावा हो सकता है विजन के बारे में पूछ दिए कि एक लाइन दो लाइन में डिफाइन करो, वो तो कर लोगे बड़ी आसानी से। इसके अलावा दो बड़े स्पेसिफिक सवाल बनते हैं, तीन सवाल बनते हैं इनफैक्ट। देखो वो तीनों क्वेश्चन मैं आपको यहां लिख रहा हूं, आप भी नोट कर लेंगे, आपके पास तो ये पीडीएफ जाएगा ही, तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल बनता है कि विजन जो है आपका, ड्राफ्ट ऑफ विजन। पहला सवाल बनता है कि विजन को ड्राफ्ट करो। अब वो किसी कंपनी के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देंगे, है ना, एक सिनेरियो बना के, और फिर आपसे कहेंगे कि विजन को ड्राफ्ट करो। मैं सिखाऊंगा आपको विद क्वेश्चन, राइट। बट ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि ड्राफ्ट अ विजन, वो आपको विजन को ड्राफ्ट करने के लिए बोलेंगे, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। दूसरा सवाल आपका बनता है विजन वर्सेस मिशन। अब आपसे पूछ देंगे वो कि विजन और मिशन को डिफरेंशिएट करो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है? एक टेबल बनाया, एक कॉलम में विजन लिया, दूसरे कॉलम में मिशन लिया, विजन के पॉइंट विजन में, मिशन के पॉइंट मिशन में, दैट्स इट। डिफरेंशिएशन में तो कोई चैलेंज ही नहीं आएगा आपको। ड्राफ्टिंग अ विजन में यू विल बी नीडिंग सम स्किल। तीसरा सवाल बनता है एसेंशियल्स ऑफ विजन। एसेंशियल्स ऑफ विजन, तो यहां आपसे विजन के एसेंशियल्स पूछे जा सकते हैं। तो ये तीन प्रोमिनेंट सवाल बनता है विजन में, तो तीनों को आप पे कमांड होना चाहिए। हम तीसरे को देखने जा रहे हैं, एसेंशियल्स ऑफ विजन। तो विजन के चार एसेंशियल्स होते हैं। कितने एसेंशियल्स? चार एसेंशियल्स होते हैं। देखो सबसे पहला है थिंक क्रिएटिवली। सबसे पहला क्या है हमारे पास? थिंक क्रिएटिवली। मैंने आपसे क्या कहा था? एक होता है विजन, एक होता है मिशन। और आदमी दो तरह से सोचता है, आदमी दिल से भी सोचता है, आदमी दिमाग से भी सोचता है। सुना होगा ना आपने, दिल से सोचना, दिमाग से सोचना। विजन को फॉर्मुलेट करते वक्त आपको दिल से सोचना चाहिए। अब आप बोलोगे सर दिल से सोचेंगे कैसे? दिल तो ब्लड पंप करता है ना, दिल सोचने का काम थोड़ी करता है। तो दिल से सोचने का बेसिकली मतलब यह है कि उसमें इमोशनल इनपुट ज्यादा होता है, रैशनल लिमिटेशंस कम होती है। सो व्हेन यू आर फॉर्मुलेटिंग योर विजन, यू शुड थिंक बाय योर हार्ट, और फिर आप कोई सीमा नहीं होती है आपका। और ट्रस्ट मी, विजन कैन बी एनीथिंग। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो एज अ विजन, नॉट एन इश्यू एट ऑल। तो सर्टेनली यू विल हैव टू थिंक क्रिएटिवली टू फॉर्मुलेट योर विजन। आपको कैसे सोचना होगा? आपको क्रिएटिव होकर सोचना होगा अपने विजन को लेके, एंड दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर कंपनी फॉर द फ्यूचर। इन दैट context you have to be creative, that how you are going to position your company or prepare your company for the future, because you know that future is full of uncertainties. So think creatively about how to prepare company for the future. Think creatively about how to prepare company for the future. पहला क्या बोलोगे? Think creatively about how to prepare company for the future. Second is intelligent entrepreneurship. Now what is entrepreneurship? आप जानते हो ना, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही यही होता है कि हम फ्यूचर नीड को समझ के, सच तो यही है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बेसिकली वेंचर्स, यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस।
कि अब मान लो कोई अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं, वो प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया, सो दैट्स सिंपली अ बिजनेस यू हैव स्टार्टेड. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिकली मतलब ही यही होता है कि वी ट्राई टू फाइंड द डिमांड विच इज गोइंग टू बी देयर इन द फ्यूचर, और उस डिमांड को रियलाइज करने के लिए वी स्टार्ट डिजाइनिंग प्रोडक्ट टुडे एंड वी स्टार्ट अ वेंचर, वी स्टार्ट अ स्टार्टअप. और वो स्टार्टअप क्या करता है, उस फ्यूचर प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करता है. सो बिल्कुल ब्रांड न्यू होता है वो, वहां कहीं कोई डिमांड नहीं होता है, बेसिकली आप डिमांड को क्रिएट कर रहे हो. तो ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप तो यही है. और विजन बेसिकली वही चीज है ना, बिकॉज इट इज एन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप. So vision formulation and exercise in intelligent entrepreneurship because you are seeing your future. तो ये एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सरसाइज है एज फार एज विजन इज कंसर्न. तो आप क्या बोलोगे, थिंक क्रिएटिवली टू प्रिपेयर कंपनी फॉर द फ्यूचर एंड इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप. इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप. द थर्ड वन इज वेल आर्टिकुलेटेड. आर्टिकुलेटेड का मतलब क्या है, यहां सिंपल शब्दों में याद रखना, कम्युनिकेटेड. अब सवाल आता है कि जो विजन हमने फॉर्मुलेट किया, उस विजन को हम क्या करें, किसी को ना बताएं, छुपा के रखें? जवाब है नहीं. बिजनेस के केस में ऐसा नहीं होता. पर्सनल विजन में, आपका जो पर्सनल विजन है ना, उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं. अगर आप दूसरों को बताने से डिमोटिवेट हो जाते हैं तो बिल्कुल मत बताइए. अगर आप दूसरों को बताने से ज्यादा मोटिवेट होते हैं तो बताइए. बट कंपनी के केस में जो स्टेक होल्डर्स है, जो लोग कनेक्टेड हैं कंपनी से किसी न किसी तरह से, उनका इंटरेस्ट है, दे वुड लाइक टू नो अबाउट दैट इन व्हाट डायरेक्शन यू आर गोइंग. और साथ ही साथ जब क्लैरिटी रहती है, एवरीवन नोज अबाउट द विजन ऑफ द कंपनी, इन दैट केस दैट विल क्रिएट एंथुसियाज्म. और हर एक कंपनी, हर एक स्टाफ, हर एक मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल ट्राई टू गिव देयर 100%. राइट. तो इसीलिए हम कहते हैं इट शुड बी वेल आर्टिकुलेटेड. सो आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कम्युनिकेटेड. सो मैनुअल्स में, कंपनी के वेबसाइट पे, कंपनी के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे विजन मेंशन्ड होता है, जिससे सब में अवेयरनेस हो विजन के बारे में और सब अपना 100% दे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ विजन. सो इट शुड बी वेल आर्टिकुलेटेड. आर्टिकुलेटेड क्या करता है, क्रिएट एंथुसियाज्म, जोश भरता है लोगों में, मेंबर्स ऑफ कंपनी में. इट शुड बी बेस्ट वर्डेड. तो अब इसको सिंपल तरीके से समझना है बेस्ट वर्डेड का. तो बेस्ट वर्डेड का मतलब है, शशि थरूर वाली अंग्रेजी यूज मत कर लेना विजन को फॉर्मुलेट करते वक्त. बेस्ट वर्डेड का मतलब है कि आपके शब्दों का चयन ऐसा हो कि वो पाथ को क्लियरली इल्यूमिनेट करे, यानी कि उस विजन को पढ़ने के बाद क्लियरली समझ में आए लोगों को कि हाँ आप किधर जा रहे हो. सो आप क्या बोलोगे, बेस्ट वर्डेड का मतलब यही है. सही शब्दों का चयन बेसिकली देखा जाए तो क्लियरली इल्यूमिनेट्स डायरेक्शन. क्या होना चाहिए, वो क्लियरली डायरेक्शन को इल्यूमिनेट करे. ये 4 एसेंशियल्स हैं आपके विजन के, जो बहुत ही वाइटल है. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन उन्हें पूछना है तो वो यही पूछेंगे. थिंक क्रिएटिवली, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, वेल आर्टिकुलेटेड एंड बेस्ट वर्डेड. क्या बोलोगे, थिंक क्रिएटिवली, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, वेल आर्टिकुलेटेड एंड बेस्ट वर्डेड. इसकी कोडिंग नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है, 4 ही पॉइंट है, आसानी से दिमाग में रह जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट योर विजन. लेट्स टॉक अबाउट द मिशन. हमने क्या कहा था, मिशन क्या बताता है, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस. मिशन क्या है, प्रेजेंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर. मिशन किसको डिफाइन करता है, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज को. मिशन में हम किस सवाल का जवाब देते हैं, वेयर आर वी नाउ, व्हाट आर वी नाउ, व्हाई आर वी नाउ. मिशन क्या बताता है, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस को बताता है. सो मिशन इज व्हाट बिजनेस आर वी इन. हम किस बिजनेस में हैं, ये कौन बताता है, नहीं मिशन बताता है. इट इज प्रेजेंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर. ये प्रेजेंट है जो किधर लेके जा रहा है, हमें फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है. इट इज प्रिसाइज एंड क्लियर. मिशन प्रिसाइज होता है, विजन नहीं होता. मिशन क्या होता है, प्रिसाइज होता है, और मिशन बहुत क्लियर होता है. इट डिस्क्राइब्स प्रेजेंट कैपेबिलिटी, कस्टमर फोकस एंड द बिजनेस मेकअप. आपका बिजनेस किस तरह का बना हुआ है. तो बिजनेस मेकअप को, कस्टमर फोकस को, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज को आपका मिशन क्या करता है, डिफाइन कर देता है. आपको याद होगा हमने क्या क्या कहा था, मिशन बताता है किसको, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्म इन द सोसाइटी. रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्म इन द सोसाइटी. अगर मैं पूछूं व्हाई आर वी नाउ, वाई आर वी नाउ, हम क्यों हैं, हमारे होने का वजह क्या है, दैट इज द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड दैट विल बी डिफाइंड बाय मिशन. मिशंस आर नथिंग बट द स्टेटमेंट्स, राइट. वेयर आर वी नाउ, अभी हम कहां हैं, वेयर आर वी नाउ. सो टेक्निकली वी आर डिस्क्राइबिंग आवर प्रेजेंट, एंड व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग आवर प्रेजेंट दैट इज मिशन. तो हमारा क्या हो जाएगा, मिशन. सो व्हाई आर वी नाउ, वेयर आर वी नाउ, what we are exactly doing right now, ये सारे एस्पेक्ट किसको बताते हैं, मिशंस को बताते हैं. अब मिशन में देयर मे बी मल्टीपल क्वेश्चंस,
है ना। एक एक करके मैं आपको बताता हूं, सब में डबल स्टार करके मैंने रखा है आपके लिए, सारे क्वेश्चन इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है। पहला है यूजफुल पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट। अब देखो, मिशन स्टेटमेंट को लिखते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। देयर आर सम यूजफुल पॉइंट व्हाट नीड टू बी कंसीडर्ड व्हाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट। अब ये यूजफुल पॉइंट जो है ना, इसको कई तरह से पूछा जा सकता है। इसको पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि क्या टिप्स आप दोगे जो ध्यान में रखना चाहिए मिशन स्टेटमेंट को बनाते वक्त। आपसे टिप्स पूछ देगा, बड़ा टिप्स बताओ, आप बोलोगे 3 टिप हैं ध्यान में रखना है, राइट। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हाट नीड टू बी कंसीडर्ड, बट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वेश्चन और जो कंटेंट दिया गया उसके हिसाब से तो टिप्स बोल सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि क्या सजेशंस आप दोगे। अगर कोई कंपनी है, एक मान लो सिनेरियो बना दिया कि मिस्टर रमेश है, मिस्टर रमेश को जो है वो मिशन फॉर्मुलेट करना है, आप क्या सजेशन दोगे रमेश जी को। तो हम बोलेंगे हम 3 सजेशन देना चाहेंगे रमेश जी को, वो 3 हमारे यूजफुल पॉइंट्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या गाइडलाइंस आप दोगे मिशन को बनाते वक्त, या क्या एडवाइस आप दोगे मिशन को बनाते वक्त। कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे भी करके अगर वो राइटिंग मिशन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर इंपॉर्टेंट फैक्टर या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या यूजफुल पॉइंट्स ही होगा। इसको ध्यान में रखना है। और सर क्या पूछा जा चुका है, हाँ पूछा जा चुका है। सजेशंस के नाम से भी, टिप्स एंड सजेशंस के नाम से भी पूछा जा चुका है, गाइडलाइन के नाम से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर गए थे कि ये कहां से टपक पड़ा। आगे बढ़ो, तो कितने गाइडलाइंस है हमारे पास, तो हमारे पास 3 गाइडलाइंस है या 3 इंपॉर्टेंट यूजफुल पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है स्पेशल आइडेंटिटी। स्पेशल आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ। सो वी आर ऑपरेटिंग इन एन इंडस्ट्री, देयर आर मेनी कंपनीज जो सेम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेज है, सेम टाइप ऑफ कस्टमर्स को वो सर्व कर रहे हैं, सेम उनके कॉम्पिटिटर्स है जैसा हमारा है, राइट। सेम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, सेम तरह का ऑपरेशन है, एक ही लेवल पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब मेरा मिशन ऐसा होना चाहिए जो मुझे मेरे कॉम्पिटिटर से अलग आइडेंटिटी दे। इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम माई कॉम्पिटिटर्स। इसीलिए आप सबसे पहले कहते हैं स्पेशल आइडेंटिटी। तो अगर आपका मिशन ऐसा होना चाहिए जो आपको क्या दे, स्पेशल आइडेंटिटी दे, राइट। सो आप क्या कहते हो, गिव ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे, ओन स्पेशल आइडेंटिटी दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम सिमिलरली पोजिशन्ड कंपनीज। तो जो सिमिलरली पोजिशन्ड कंपनीज हैं उनसे डिफरेंट आइडेंटिटी हमें हमारा मिशन देगा, राइट। सेकंड, टारगेट ग्रुप, टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंसीज। ये तो हम जानते हैं मिशन में इंक्लूड होता है। तो व्हाट नीड्स टू सेटिस्फाई, हम कस्टमर के किन नीड्स को सेटिस्फाई करने जा रहे हैं। व्हाट इज द टारगेट कस्टमर ग्रुप, हमारा टारगेट कस्टमर ग्रुप कौन होगा। क्या टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंसीज हम यूज कर रहे हैं और क्या एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए मिशन में। फिर से बोल रहा हूं, हमारा कस्टमर कौन है, हम क्या नीड को फुलफिल कर रहे हैं, हम किस तरह की टेक्नोलॉजीज एंड कॉम्पिटेंसीज को यूज कर रहे हैं, हम किस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, इसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए हमारे मिशन में। अब आप क्या करना, अगर आपको पीडीएफ मिल गया है तो ठीक है, अदरवाइज ग्रुप में चेक कर लेना। मैंने बुक का पीडीएफ शेयर किया है, तो पीडीएफ को खोलना और वहां जाना। मैंने एग्जांपल दे रखा है आपको कंपनीज के मिशंस का, तो आप मिशंस को पढ़ना जरा। जब आप मिशंस को पढ़ोगे ना, आपको इन्हीं पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन मिलेगा। आपको किसी पॉइंट में कस्टमर फोकस दिखाई देगा कि किस कस्टमर ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं, किस नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, किस तरह के टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंसीज को हम यूज कर रहे हैं, किस तरह के एक्टिविटीज को हम परफॉर्म कर रहे हैं। इसका रिफ्लेक्शन आता है किसमें, मिशन में। तो ये हमारा सेकंड टिप है। पहला टिप था आपका मिशन ऐसा होना चाहिए जो आपकी कंपनी को एक ओन सेपरेट आइडेंटिटी दे। दूसरा, आपका मिशन ऐसा होना चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी, जिसमें कस्टमर ग्रुप, आपकी कॉम्पिटेंसीज, आपकी एक्टिविटीज, आप किस नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका रिफ्लेक्शन आपको दिखना चाहिए। नंबर 3, इट मस्ट बी यूनिक। तो सर तीसरा और पहला रिलेटेड दिख रहा है, क्योंकि जब हम ओन स्पेशल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां भी यूनिकनेस की बात आ रही थी। तो हम कहते हैं हाँ, यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। क्या क्या बोला आपने, पहला स्पेशल आइडेंटिटी, दूसरा जो टेक्नोलॉजी कस्टमर फोकस को क्लियर करेगा, और तीसरा यूनिकनेस। तीनों को रखना, टारगेट ग्रुप, टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंसीज, तीनों को रखना, राइट। तो ये 3 हमारे पास क्या हो गए, यूजफुल पॉइंट्स हो गए, एडवाइस हो जाएगा, सजेशंस हो जाएगा, गाइडलाइंस हो जाएगा, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। अच्छा देखो, अब यहां मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करता हूं। हमने 3 चीजों की बात करी। हमने सबसे पहला क्या कहा कि आपकी ओन स्पेशल आइडेंटिटी देगा आपको मिशन, राइट। नंबर 2, हमने कहा आपका जो टेक्नोलॉजी है,
आपका जो कस्टमर ग्रुप है, आपकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं, इसका आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। और नंबर 3 में हमने क्या कहा, ये यूनिक होगा, राइट। इन 3 चीजों को फॉलो करके मिशन स्टेटमेंट लिख लो, आपका मिशन स्टेटमेंट सही होगा, ये हमने सलाह दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट है जो मैं ध्यान में रख, जैसे हम कहते हैं मिशन स्टेटमेंट जो होता है, आपका जो मिशन होता है वो कभी भी इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मिशन इम्पॉसिबल होगा, इस बात को समझो कि अगर मिशन इम्पॉसिबल होता है ना तो वो आपको डिमोटिवेट करता है, बिकॉज यू नो कि वी कैन नॉट अचीव इट। और जैसे ही आपके दिमाग में ये सेंस आता है ना वी कैन नॉट अचीव इट, तो आपका क्या होता है, मोटिवेशन लेवल डाउन होता है। तो हम कहते हैं इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल बट अचीवेबल। कैसा होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको अचीव किया जा सके, जिसको अचीव करना पॉसिबल हो। तो उस कंडीशन में आप यू विल ट्राई टू अचीव दैट। अब अचीवेबल में भी आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि इट शुड बी अचीवेबल एट द सेम टाइम मस्ट बी चैलेंजिंग। अब दोनों में फर्क क्या है, अचीवेबल होना और चैलेंजिंग होने में क्या फर्क है। जैसे मैं कहता हूं आपने टारगेट किया कि मैं 50 नंबर लाऊंगा एफएमएसएम में, अचीवेबल है और बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी, यहां आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। लेकिन आपने टारगेट किया कि मुझे 85 लाना है एफएमएसएम में, तो 50 नंबर भी अचीवेबल है, 85 भी अचीवेबल है, राइट। अब लेकिन जो 85 अचीवेबल है वो चैलेंजिंग है एट द सेम टाइम। 85 को अचीव करने के लिए यू विल हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट। 50 के लिए आपको उतना एफर्ट नहीं लगाना होगा जितना आपको 85 के लिए लगाना होगा। तो हम कहते हैं कि 50 नहीं होना चाहिए, 85 होना चाहिए, ऐसा मिशन हो कि मिशन अचीवेबल हो, एट द सेम टाइम इट मस्ट बी चैलेंजिंग, ताकि लोग अपना 100% एफर्ट लगाएं, राइट। इम्पॉसिबल मतलब जैसे आपने कहा बोले को 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, सो मैंने पहले ही कहा था आपको कहीं ना कहीं एक आध नंबर वो काट ही लेंगे। इसको इम्पॉसिबल कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि थियरी पेपर में भी 100% मार्क्स आते हैं, है ना। बट जैसे आप 100 नंबर का पेपर है, आपने 101 का टारगेट ले लिया, वो तो इम्पॉसिबल हो गया ना। होगा क्या कभी, हम कहते नहीं होगा। सो इस बात को ध्यान में रखना है। तो मिशन क्या होगा, कभी भी इम्पॉसिबल मिशन इंक्लूड नहीं होंगे। मिशन क्लियर होता है, प्रिसाइज होता है, स्पेसिफिक होता है, पहले भी बात कर चुके हैं। जब आप मिशन को फॉर्मुलेट करते हो तो कस्टमर्स की और सोसाइटी के वेलफेयर को आप कंसीडर करते हुए फॉर्मुलेट करते हो, इसका रिफ्लेक्शन आपके मिशन में दिखेगा। इससे रिलेटेड एस्पेक्ट अभी हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, बट इसको ध्यान में रखना है, राइट। आगे बढ़ो। व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन। अब एक तो ये आया कि मिशन को लिखते वक्त हमने कहा 3 यूजफुल पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना। अब सवाल आता है कि मिशन चाहिए ही क्यों, है ना, व्हाई वी नीड टू हैव अ मिशन। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। सबसे पहला कि एक्चुअली ये कर क्या रहा है, इसको समझो जरा, ये कर क्या रहा है। हमने मिशंस बनाए, अब वो मिशंस तो कॉमन है ना फॉर एवरी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पता है एग्जैक्टली कि मुझे को क्या करना है, किस मिशंस के लिए मुझे काम करना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पर्पस की यूनानिमिटी हो जाती है। इसको यूनानिमिटी ऑफ पर्पस कहते हैं, यानी कि वन पर्पस फॉर ऑल। अगर मिशंस डिफाइंड ना हो तो सब अपने अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन अगर मिशन डिफाइंड हो तो क्या हो गया, वन पर्पस फॉर ऑल। जैसे फास्ट ट्रैक बैच है तो पेजेस उड़ क्यों नहीं रहे, है ना। दिमाग में एक सवाल आना चाहिए आपके कि सर अगर ये फास्ट ट्रैक बैच है तो ये पेजेस उड़ क्यों नहीं रहे हैं, अभी तक तो खत्म हो जाना चाहिए था चैप्टर टेक्निकली। बट नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने डिसाइड किया था कि आर टारगेट इज 85। तो ये फास्ट ट्रैक है, नॉर्मल फास्ट ट्रैक है ना, पीडीएफ वाला फास्ट ट्रैक नहीं है कि पन्ने उड़ेंगे। पन्ने उड़ने का मतलब समझ रहे हो ना कि अब तक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, 2 चैप्टर तो खत्म हो जाता आराम से। तीसरा लेक्चर है ना आज। इंट्रो लेक्चर में भी हम चाहते तो पढ़ना ही शुरू कर देते डायरेक्ट, और हमने ऐसा नहीं किया। क्यों, आर टारगेट इज वेरी क्लियर। तो हम सबका पर्पस क्या है, सेम पर्पस है कि हम बहुत स्मार्ट स्कोर करें, कम से कम एग्जाम तो करें ही करें, कम से कम हम एग्जाम तो करेंगे ही करेंगे पेपर को। सो आपने क्या कहा, यूनानिमिटी ऑफ पर्पस पहला हो गया आपका। क्यों विजन चाहिए, मिशन चाहिए, क्योंकि ये यूनानिमिटी ऑफ पर्पस क्रिएट कर देता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक जनरल टोन सेट कर देता है कि ये मिशंस हैं, यही अचीव करने के लिए काम किया जा रहा है, इसी के आधार पे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं। तो एक जनरल टोन सेट होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपने क्या कहा, एस्टैब्लिश अ जनरल टोन। तो पहला क्या हो गया, यूनानिमिटी ऑफ पर्पस। दूसरा क्या हो गया, जनरल टोन। तीसरा, फोकल पॉइंट फॉर स्टेक होल्डर। यस और नो। कोई भी ऐसा आदमी या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल एंटिटी जो भी हो, जो ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तरह से कनेक्ट कर रही है, उसके लिए ये फोकल पॉइंट की तरह काम करता है। आप किसी भी कंपनी को उठाओ, उसके प्रोफाइल को देखो, उसके मिशन को देखो, आपको समझ में आ जाएगा ये कंपनी करना क्या चाह रही है। आप आईसीएआई के मिशंस को देखो, आपको समझ में जाएगा आईसीएआई करना क्या चाह रहा है। और आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग हो, चाहे वो आप देखोगे जो लेटेस्ट टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स लेके आती है आईसीएआई, जब आप मिशन पढ़ोगे ना, आप बोलोगे अरे एग्जैक्टली वही तो हो रहा है।
है ना, जो इनके मिशंस में लिखा हुआ है, आप तुरंत कनेक्ट कर लोगे उसके साथ। एक बार ट्राई करना, है ना। एग्जांपल इज गिवन इन द बुक। तो क्या करता है, एक फोकल पॉइंट की तरह काम करता है। यूनानिमिटी ऑफ पर्पस, जनरल टोन एंड द फोकल पॉइंट, देन कम द स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। ये तो डेफिनेशन ही है मिशन का। मिशन क्या करता है, पर्पस को स्पेसिफाई करता है। टू डेवलप बेसिस फॉर रिसोर्स अलोकेशन। अब मिशंस के आधार पे ही रिसोर्सेस का क्या होगा, अलोकेशन होगा टू वेरियस एक्टिविटीज। एंड ऑल्सो सिर्फ हम कहते हैं अलोकेशन ही नहीं, इट ऑल्सो मोटिवेट द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसको भी ध्यान में रखना है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस और साथ ही साथ क्या करना, मोटिवेट द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मोटिवेट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। And last one is translation of objective into work structure, right? So these are certain reasons for which we should have a mission statement. तो ये भी कई तरह से पूछा जा सकता है। आपसे ऐसे पूछ देगा reasons for having a mission statement, आपसे बोल देगा reasons for having a mission statement। मिशन स्टेटमेंट के होने का क्या कारण है भाई, हमें क्यों चाहिए मिशन स्टेटमेंट, उसके क्या रीजन है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है ना। व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट। और किसी भी तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है। ध्यान में रखना, ये वो कारण है जिसकी वजह से हमें मिशन स्टेटमेंट चाहिए होता है, राइट। याद करो, अभी मैंने आपसे कहा था एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट व्हाट बिजनेस आर वी इन। अब ये कॉन्सेप्ट पीटर ड्रकर साहब का दिया हुआ है। पीटर ड्रकर साहब ने हमेशा पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू को, पीपल के वैल्यू को बिजनेस में हमेशा हाईलाइट किया है, राइट। तो पीपल का इंपॉर्टेंस, बिजनेस इज फॉर पीपल बाय पीपल। टेक्निकली अगर आप समझोगे तो बिजनेस सर्टेनली यही है, लोगों के द्वारा किया जा रहा है, सोसाइटी को सर्व करने के लिए किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पीपल का इंपॉर्टेंस है ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बड़ा ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम ऐसा कहें कि बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट मेकिंग ओनली, इसका मतलब हमारे कॉन्सेप्ट में लोचा है। ऐसा नहीं हो सकता। बिजनेस कैन नॉट वर्क टू अर्न प्रॉफिट ओनली। हमेशा याद रखना, बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं कर सकता। अगर कोई बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करता है तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस नहीं होगा उसका। तो क्या इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं बिजनेस को, पीपल को इंपॉर्टेंस देना होगा, और फाइनेंशियल यानी कि प्रॉफिट के अलावा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के लिए भी काम करना होता है। जैसे आप वेलफेयर की बात करते हो, सोसाइटी वेलफेयर की बात करते हो, एम्प्लॉय वेलफेयर की बात करते हो, गुडविल की बात करते हो, तो आपको इसके लिए भी काम करने की जरूरत होती है। सो पर्सपेक्टिव अगर आप देखो, आपने कहा जब हमने अपना प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में बेचा, तो हमने प्रॉफिट कमाया। लेकिन जैसे ही आपका ओरिएंटेशन सोसाइटी की तरफ आप लेके जाते हो, क्योंकि आपने कहा कि सर सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, तो जैसे आप लोगों की इंपॉर्टेंस को लाते हो तो आपका नजरिया बदल जाता है। इसीलिए जब इस सवाल का जवाब दिया जाए कि व्हाट बिजनेस आर वी इन, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम किस बिजनेस में हैं, तो इसके दो तरह से जवाब दिए जा सकते हैं। एक जवाब हो सकता है जिसमें आप अपने प्रोडक्शन के बारे में बताओ कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं। जब आप प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर देते हो तो उसमें आप अपनी एक्टिविटीज को बताते हो कि एक्टिविटी क्या है मेरी, राइट। सो प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर या एक्टिविटी ओरिएंटेड आंसर का एक ही मतलब हुआ। लेकिन जब आप लोगों को कंसीडर करते हो और सोसाइटी को कंसीडर करके आंसर देते हो इस सवाल का कि मैं क्या कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में आपका आंसर कहलाता है कस्टमर ओरिएंटेड या मार्केट ओरिएंटेड आंसर। तो इस सवाल का व्हाट बिजनेस आर वी इन दो तरह से जवाब दिया जा सकता है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंड मार्केटिंग ओरिएंटेड। मार्केटिंग ओरिएंटेड का मतलब सोसाइटी एंड कस्टमर ओरिएंटेड, एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड का मतलब एक्टिविटी ओरिएंटेड। मार्केटिंग ओरिएंटेड का मतलब पर्पस ओरिएंटेड। याद रखना, पर्पस में और एक्टिविटी में फर्क है। मार्केटिंग ओरिएंटेड का मतलब पर्पस ओरिएंटेड। और जब हमसे पूछा जाए कि मेरा आंसर कैसा होना चाहिए, तो आपका जवाब होगा मार्केटिंग ओरिएंटेड होना चाहिए। पीपल की इंपॉर्टेंस को देखते हुए क्या बोलोगे, मार्केटिंग ओरिएंटेड हमारा आंसर होना चाहिए। यही ड्रकर साहब ने समझाया था यहां इस कॉन्सेप्ट में, दैट व्हाट बिजनेस आर वी इन। हर एक बिजनेस को इसका जवाब देना होगा। और आपको पता है व्हाट बिजनेस आर वी इन, जब आप इसका जवाब दोगे तो बेसिकली आप क्या बता रहे हो, मिशन बता रहे हो। आप क्या बता रहे हो, मिशन बता रहे हो। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि मिशन को फॉर्मुलेट करते वक्त कस्टमर एंड सोसाइटी के को भी हमें कंसीडर करना चाहिए। लो आपको ड्रकर साहब करवा रहे हैं यहां। आपने कहा व्हाट बिजनेस आर वी इन, जब इसका जवाब देंगे तो मिशन होगा। तो वो जो मेरा होगा, दैट आंसर शुड बी मार्केटिंग ओरिएंटेड। आंसर कैसा होना चाहिए, मार्केटिंग ओरिएंटेड होना चाहिए। देखो वी हैव सम एग्जांपल्स हियर। जैसे कंपनीज है हमारे पास, पहली कंपनी है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल का अगर प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर देखो आप,
इंडियन ऑयल कहती है वी प्रोड्यूस ऑयल एंड गैसोलीन प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यही काम करती है, जो काम करती है वो लिख दिया इन्होंने, हम भाई ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, गैसोलीन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। बट आप जरा इस आंसर को ध्यान से देखो, ये आंसर किस चीज के बारे में बता रहा है, ये उसके प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है, यानी कि ये बता रहा है एक्टिविटी के बारे में। आपने क्या कहा, एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं कि ये किस तरह के एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑयल का और गैसोलीन प्रोडक्ट का। कहीं भी इसमें सोशल फैक्टर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब इसी का आंसर मार्केटिंग ओरिएंटेड में दिया जाए तो वो कह रहे हैं वी प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी। जैसे ही सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी आया, इसका मतलब ये मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर है, जहां किस चीज को बताया जा रहा है, पर्पस को बताया जा रहा है। पर्पस क्या है, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी प्रोवाइड करना। सो दिस इज पर्पस ओरिएंटेड। यहां ओरिएंटेशन क्या हो गया, कस्टमर एंड सोसाइटी। COST का मतलब कस्टमर, कस्टमर एंड सोसाइटी। सो कौन सा आंसर बेटर है, कौन सा सूर्य में आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, बोलेंगे सर ये वाला। लाइकवाइज इंडियन रेलवे को देखो, वी रन रेल रोड, क्या कह रहा है कि इंडियन रेलवे क्या कह रहा है, वी रन रेल रोड। सही तो है, वो रेल रोड रन करते हैं, है ना। क्या हो गया, एक्टिविटी ओरिएंटेड हो गया। जब ये मार्केटिंग ओरिएंटेड में जाता है तो ये कह रहा है वी ऑफर ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। आगे वैल्यू इसकी बात हो रही है, या वैल्यू डिलीवरी की बात हो रही है ना। जैसे ही वैल्यू डिलीवरी की बात हो रही है, जैसे ही मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर जाता है तो आपका पर्पस का रिफ्लेक्शन आता है, कस्टमर एंड सोसाइटी का रिफ्लेक्शन आता है। देन वी हैव द लेक्मे। लेक्मे कहता है इन द फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक्स, फैक्ट्री में हम कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, लेक्मे यही करता है। बट मार्केटिंग ओरिएंटेड देखो, इन द ड्रग स्टोर वी सेल होप, यानी कि दवाई की दुकान में हम उम्मीद बेच रहे हैं। फर्क देख रहे हो आप। तो हमारा आंसर हमेशा कैसा होना चाहिए, और आंसर शुड बी मार्केटिंग ओरिएंटेड। यहां से एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स में होप गायब कर दिया था उन्होंने, और होप बच्चों को फिल करके आना था। हालांकि ये ज्यादती थी, इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, बच्चा स्टेटमेंट थोड़ी याद करता रहेगा, बट आ चुका है एक बार फिल इन द ब्लैंक्स पे। बाकी आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। किसने दिया था, पीटर ड्रकर साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मिशन। तो वी आर डन विद द विजन एंड मिशन। तो हमने क्या देखा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस को देख लिया, हमने स्ट्रैटेजिक इंटेंट को देखा, उसके सारे कंपोनेंट्स को देखा, फिर हमने विजन को देख लिया, फिर हमने मिशन को देख लिया। अब बचा है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यू, और उसके बाद स्ट्रैटेजिक लेवल्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो दोनों ही टारगेट्स होते हैं बेसिकली। आप जानते हो, पहले भी मैंने आपको बताया था कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विजन एंड मिशन। ये कहां से डिराइव होता है, ये विजन एंड मिशन से ही डिराइव किया जाता है, और टेक्निकली दीज आर नथिंग बट द टारगेट्स। सवाल आता है इससे किस तरह के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। जो पहला सवाल बनता है, जो जनरली पूछा नहीं जाता, वो है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में डिस्टिंग्विश करो, डिफरेंशिएट करो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि हम अपने रियल लाइफ में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। जहां गोल बोलना है ऑब्जेक्टिव बोल दो, ऑब्जेक्टिव बोलना है गोल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली ये सवाल पूछ दिया जाए कि क्या गोल एंड ऑब्जेक्टिव में कोई डिफरेंस है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, गोल एंड ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है। इसी बात को हम यहां समझने जा रहे हैं। तो पहला सवाल बनता है डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो जो आपको ध्यान में रखना है, राइट। अगर हम डिस्टिंग्विश करने जाते हैं तो जो गोल होता है हमारा, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, टू बिकम मार्केट लीडर। मान लो अगर हम कहते हैं टू बिकम मार्केट लीडर, और दूसरा एक स्टेटमेंट लेते हैं टू रेज सेल बाय 10%। तो अगर हम मार्केट लीडर बनने की बात करें, टू बिकम मार्केट लीडर, और दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास टू रेज सेल बाय 10%, तो इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को एज एन एग्जांपल अगर आप ले लो, तो जरा देखो क्या हो रहा है कि जब हम कहते हैं टू बिकम मार्केट लीडर, इसका मतलब हुआ कि मार्केट में हमारा मार्केट शेयर सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो एक्सटर्नल ओरिएंटेड हो गया। नाउ वी आर कंसीडरिंग द इंडस्ट्री, और हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में हमारा मार्केट शेयर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। हम एक्सटर्नली ओरिएंटेड है यहाँ इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ब्रॉड है, ये बहुत स्पेसिफिक नहीं है। क्या यहाँ कुछ पता चल रहा है, आप मार्केट लीडर बनने की बात कर रहे हो, राइट। तो सर्टेनली ये क्या है, ये एब्सोल्यूट टर्म में नहीं बताया जा रहा है, बल्कि ये रिलेटिव टर्म में बताया जा रहा है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि मार्केट लीडर वो होगा जिसका मार्केट शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा होगा। किस टर्म में बताया जा रहा है, रिलेटिव टर्म में बताया जा रहा है। तो इट इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट एंड एंड्योरिंग है, लंबे समय तक चलने वाला है, और एक्सप्रेस्ड इन रिलेटिव टर्म। जबकि इस अगर हम इंक्रीज सेल बाय 10% इस स्टेटमेंट की बात करें, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। आप 10% से अपने सेल को बढ़ाना चाह रहे हो, टाइम फेज्ड है, सर्टेनली 10% आप बढ़ा रहे हो, मान लो क्वार्टर की बात कर रहे हो या आप एक साल की बात कर रहे हो, और एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट टर्म। आप 10% से सेल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट टर्म में है। मार्केट लीडर का जो एक्सप्रेशन है वो रिलेटिव टर्म में है, जबकि 10% से सेल बढ़ाने का एक्सप्रेशन क्या है, एब्सोल्यूट टर्म है, राइट। सो
जब हमने सेल बढ़ाने की बात करी तो अगेन इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, दिस इज आवर ऑपरेशंस। तो ये क्या हो गया, ये इंटरनली ओरिएंटेड हो गया। टू बिकम अ मार्केट लीडर इज एक्सटर्नली ओरिएंटेड, वेयर एज टू इंक्रीज सेल बाय 10% इज इंटरनली ओरिएंटेड। तो यही आपका गोल एंड ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है। टू बिकम मार्केट लीडर इज योर गोल एंड टू इंक्रीज सेल बाय 10% इज योर ऑब्जेक्टिव, राइट। सो गोल इज बिगर देन द ऑब्जेक्टिव एंड गोल से ही ऑब्जेक्टिव को डिराइव किया जाता है, इन द सेंस अगर आप कहना चाहो तो कह सकते हो। एंड बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम विजन एंड मिशन। ये दोनों कहां से डिराइव होते हैं, विजन एंड मिशन से डिराइव होते हैं। तो ये डिस्टिंग्विश आपको दिमाग में रखना है, इंडिविजुअल पॉइंट्स में भी आपके काम आ जाएगा। लेट्स गो टू द ऑब्जेक्टिव। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स? जैसा हम जानते हैं कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विजन एंड मिशन। तो ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो नथिंग बट अ टारगेट। ऑब्जेक्टिव भी क्या, बेसिकली एक तरह का परफॉर्मेंस टारगेट है। तो स्ट्रक्चर डिजाइंड अराउंड द ऑब्जेक्टिव, अब इसको आपको ध्यान में रखना है। दो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स एलोकेशन की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में और रिसोर्स एलोकेशन में, दोनों में ही ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसको आप तब पढ़ोगे जब आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू कर दोगे। वहां एक अल्फ्रेड चैंडलर का कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास, जब हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्ट्रक्चर बदलता रहता है। वहां मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होगा। जब आप रीजन पे जाओगे तो रीजन आपको यही दो पॉइंट दिखाई देंगे। अभी से दिमाग में रखना दैट द स्ट्रक्चर इज डिक्टेटेड बाय द स्ट्रैटेजी, द ऑब्जेक्टिव, एंड ऑब्जेक्टिव ऑल्सो डिक्टेट्स द रिसोर्स एलोकेशन। स्ट्रक्चर किसके आधार पर डिजाइन होता है, ऑब्जेक्टिव के आधार पे, और रिसोर्स एलोकेशन किसके आधार पे होता है, ऑब्जेक्टिव के आधार पे। ये दोनों पॉइंट बहुत ही वाइटल है और अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। ऑब्जेक्टिव वर्क्स एज अ बेंचमार्क बेस्ड ऑन विच यू कैन इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वी सेट द ऑब्जेक्टिव, फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम अपने प्लान को रोल आउट करते हैं। जो हमारा अचीवमेंट होगा, जो हमारा परफॉर्मेंस होगा, उसको हम ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वो बेंचमार्क है जिसे हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट वर्क्स एज अ व्हाट, बेंचमार्क। क्या याद रखोगे, स्ट्रक्चर किसके आधार पर डिजाइन होता है, ऑब्जेक्टिव के आधार पर। रिसोर्स एलोकेशन किसके आधार पर होगा, ऑब्जेक्टिव के आधार पर। और ऑब्जेक्टिव एक बेंचमार्क की तरह काम करता है हमारे लिए, राइट। What are the characteristics of objective? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट। कई बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ऑब्जेक्टिव का? एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स आर स्मार्ट। अब अगर ये याद रखोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। स्मार्ट का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? तो हम कहते हैं सबसे पहले सर ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा था कि टू बिकम अ मार्केट लीडर, और हमने कहा था टू इंक्रीज सेल बाय 10%। वहां हमने कहा था टू इंक्रीज सेल बाय 10% इज ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज वेरी स्पेसिफिक। ये बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। साथ ही साथ हमने टाइम फेज की भी बात करी थी, इसका एक फिक्स टाइम होगा। सो ये बहुत ही स्पेसिफिक होगा, एस फॉर स्पेसिफिक। और टी फॉर क्या हो गया मेरे पास, टाइम फ्रेम हो गया। टी फॉर क्या हो गया, टाइम फ्रेम हो गया। ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल। देखो जब तक ऑब्जेक्टिव मेजरेबल नहीं होगा तब तक वो कंट्रोलेबल नहीं होगा। यानी कि ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको आप मेजर कर सको। ये क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। एट द सेम टाइम ये कंट्रोलेबल होना चाहिए। इट शुड बी अचीवेबल। आपको याद है मैंने आपको एक बात समझाया था कि अचीवेबल, सिंपल और चैलेंजिंग में क्या फर्क है। अचीवेबल तो हमने ऐसे सोचा था कि मान लो अगर मैं सेल्स टारगेट रखता हूं और आपने कहा 2% से सेल बढ़ाना है, और आप एक जगह कह रहे हो 10% से सेल बढ़ाना है, ये दोनों ही अचीवेबल है। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों ही अचीवेबल है तो मुझे 2% पे रहना चाहिए, 10% पे। मुझे पता है आपका जवाब क्या है, आपका जवाब ऐसा 10% पे जाना चाहिए। क्यों? तो यही बात को ध्यान में रखना है कि अचीवेबल का मतलब ये नहीं है कि हम मिनिमम पे चले जाएं। अचीवेबल का के साथ साथ क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग होनी चाहिए कि जो आपको चैलेंज करे टू पुट योर मैक्सिमम एफर्ट। सो ये अचीवेबल होना चाहिए, एट द सेम टाइम चैलेंजिंग भी होना चाहिए, और साथ ही साथ ये आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। तो ये आपके जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम फ्रेम। सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या कह रहे हो आप, कॉन्क्रीट होगा और स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल होगा और कंट्रोलेबल होगा। स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि इसी के आधार पर हम अपने परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं। तो इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। अभी अभी आपने पढ़ा था बेंचमार्क। चैलेंजिंग होना चाहिए, रिलेटेड टू टाइम फ्रेम। इसका टाइम फ्रेम होगा सेट विद इन रिसोर्स कांस्टेंट। ऑब्जेक्टिव्स आर ऑलवेज सेट विद इन द रिसोर्सेज कांस्टेंट। मतलब हमारे पास जिस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी के हिसाब से हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को सेट करना चाहिए ताकि हम उसको अचीव कर सके। एंड इट इज द बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। जाहिर सी बात है, वी सेट आवर ऑब्जेक्टिव एंड टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव वी टेक डिसीजंस। इट इज द बेसिस फॉर व्हाट, डिसीजन मेकिंग। ये हो गया आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपने स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम फ्रेम, इतने को अगर आपने दिमाग में रखा ना तो बहुत आसानी से आप क्या कर लोगे, हैंडल कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए।
नीड फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ये सब ट्रिकी क्वेश्चंस है, छोटे क्वेश्चंस है, कहीं भी दिख जाएंगे आपको और ये सरप्राइज कर सकता है एग्जामिनेशन में, तो ध्यान से समझ लो। छोटा है बट वी वॉन्ट गिव लॉट ऑफ टाइम हियर। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी चाहिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी चाहिए, मुझे पता है इसमें कोई डिबेट नहीं है, आप भी बोलोगे हाँ चाहिए, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी चाहिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी चाहिए, दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स होने ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, राइट। जैसे अगर हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करें, मान लो हम क्वार्टरली ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं या एनुअल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, हमने लॉन्ग टर्म में अगर हमने बात कर ली, मान लो 3 से 5 साल के ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, तो अगर मैंने 5 साल का एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है, तो क्या मैं 5 साल के बाद अपने आप को इवैल्यूएट करूंगा? मुझे पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रोग्रेस कैसा है? तो बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक है जो दिमाग में आसानी से सेट हो जाएगा कि सर मेरे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स तो होते ही हैं, बट उसी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को भी डिराइव करते हैं। जैसे जैसे हम अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, वी आर गेटिंग क्लोजर टू आवर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। दैट शुड बी द प्रोसेस। So quarterly and annual objective है that focuses on delivering immediate performance improvement. तो हमें immediate performance improvement को भी तो चेक करना होगा, and for that purpose we get our short term objectives. जबकि आपका जो long term objective है that target is achieved in 3 to 5 years, prompt consideration of what to do now to put company in position better down the road. This is more futuristic. राइट, इमीडिएट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की जब आप बात करते हो देन यू प्रेफर द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, और जब आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं हमें क्या करना चाहिए ताकि जो हमारा प्रेफर्ड फ्यूचर पोजीशन है वहां तक हम पहुंच सके या अपने आप को बेटर पोजीशन में रख सके। आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछा जाए क्या 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 किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से ही हम अपने इमीडिएट परफॉर्मेंस को अपने परफॉर्मेंस को इमीडिएटली इंप्रूव कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कितने एरियाज में बनाए जाते हैं? देखो ये लिस्ट डाल दिया गया, ये लिस्ट हमारे सिलेबस में डाला हुआ है, 7 एरियाज हैं टोटल, जिन 7 एरियाज में हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो 2 तरीके से आ सकता है, या तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में आए या लिस्ट करने के लिए बोले। अब लिस्ट करने के लिए ज्यादा स्कोप नहीं है, उस तरह के क्वेश्चंस अब जनरली नहीं पूछे जाते हैं जिसमें सिर्फ लिस्ट करने के लिए बोल दे, बट यू नो द आईसीआई है ना, भरोसा नहीं करना चाहिए। ये 7 एरिया है, इसको ध्यान में रखने की कोशिश करनी है। प्रॉफिटेबिलिटी इज वन ऑफ द एरिया, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशंस, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन 7 एरियाज में हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करते हैं। इसको कोड कर लेना और ध्यान में रखना। शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव कैन बी आइडेंटिकल टू लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव। नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। अगर आपसे ये कह दे कि क्या शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव से आइडेंटिकल हो सकता है, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जनरली क्या होता है कि एक बार मेरे को क्लास में एक बच्चे ने पूछा कि सर मुझे विजन और मिशन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो जब मैं विजन स्टेटमेंट को देखूं, मिशन स्टेटमेंट को देखूं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो सुनो बालक, विजन और मिशन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, दोनों ही डिस्टिंक्ट चीजें हैं। जहां मिशन प्रेजेंट की बात करता है वहीं विजन फ्यूचर की बात करता है। तो सर क्या कभी भी विजन और मिशन में कंफ्यूजन हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, हो सकता है, लेकिन ये कब होगा वो ध्यान से सुनो। जब कंपनी बहुत लंबे समय से ऑपरेट कर रही है, तो आप जानते हो कि मिशंस आर प्रेजेंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर एंड विजन इज द फ्यूचर पोजीशन। तो मिशन की मदद से हम अपने फ्यूचर पोजीशन पे जाना चाह रहे हैं। And the company is working for a long period of time, तो आप अपने विजन को अचीव करते जा रहे हो, ग्रेजुअली मिशन को अचीव करते जा रहे हो, और जब आप अपने मिशन को अचीव करते जाओगे यू विल गेट क्लोजर टू द विजन। व्हेन यू गेट क्लोजर टू द विजन, इन दैट टाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। वो डिफरेंस हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप इस तरह से सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर तक पहुंच गए, ये आपका विजन है, आप यहां हो, तो आप बहुत लंबे समय तक आपने ऑपरेट किया है उस मिशन पे, यू आर वेरी क्लोज टू योर विजन, तो आपका मिशन और विजन में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। दैट इज द रीजन कि आजकल के डेट में कंपनीज जनरली एक ही स्टेटमेंट पे काम करती है, एक ही स्टेटमेंट पे ऑपरेट करना पसंद करती है। दैट इज वन ऑफ द रीजन, राइट। तो कोई कंफ्यूजन है? नहीं, हम कहते हैं नहीं सर, मिशन और विजन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन तभी होता है जब कंपनी बहुत लंबे समय से ऑपरेट करते आ रही है एंड दे आर वेरी क्लोज टू देयर विजन, इन दैट केस देयर माइट बी कंफ्यूजन, राइट। सो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट आप यहां यूज कर लो। अगर आपसे पूछा जाए क्या शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव क्या आइडेंटिकल होगा, आप बोलोगे हाँ हो सकता है, जब वो बहुत लंबे समय से ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग एट अ टारगेटेड लॉन्ग टर्म लेवल, अगर कंपनी अपने लॉन्ग टर्म लेवल जो लॉन्ग टर्म लेवल का उसका टारगेट था, अगर उस लेवल पे वो परफॉर्म कर रही है, वो कब करेगी? ऐसी बात है, अच्छा खासा टाइम पूरा करने के बाद, परफॉर्मिंग एट अ टारगेटेड लॉन्ग टर्म लेवल, इन दैट केस
शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव इज आइडेंटिकल टू लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव। याद रखना, क्या बोलोगे? शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव के आइडेंटिकल कब होता है? जब कंपनी ऑलरेडी टारगेटेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को शो कर रही होती है। इन दैट केस व्हाट आर द बेनिफिट्स? क्या बेनिफिट्स हैं? तो जो टारगेट्स के बेनिफिट्स हैं बेसिकली वही ऑब्जेक्टिव्स के बेनिफिट्स होंगे हमारे पास। क्या हमारे पास? प्रोवाइड डायरेक्शन। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जाहिर सी बात है, कोई भी जो, जैसे हमने विजन में भी यही कहा था, मिशन में भी यही कहा था, गोल्स में भी यही कहेंगे और ऑब्जेक्टिव में भी यही कहेंगे, ये सब टारगेट्स है ना, फ्यूचर परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं। तो ये हमें क्या देता है? इट गिव्स अस व्हाट? डायरेक्शन। रिड्यूस अनसर्टेनिटी बिकॉज यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। एस्टैब्लिश प्रायोरिटीज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव यू ऑपरेट। तो ये आपके प्रायोरिटी को एस्टैब्लिश कर देता है। अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में ऑब्जेक्टिव आपको काम करता है। तो प्रूव करके आप इसको कोड कर लो, है ना। क्या क्या हो गया? प्रायोरिटी, रिसोर्सेज, अनसर्टेनिटी, डायरेक्शन एंड इवैल्यूएशन। प्रायोरिटी, रिसोर्सेज, अनसर्टेनिटी, डायरेक्शन एंड इवैल्यूएशन, राइट। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्टिव। क्या बोलोगे? प्रायोरिटी, रिसोर्सेज, uncertainty, direction and evaluation. These are the benefits of objective. सिंपल है, आगे बढ़ो। वैल्यूज की बात करो। आपको याद होगा जब हमने स्ट्रेटेजिक इंटेंट को पढ़ना शुरू किया था, तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट में हमने कहा था कि वी हैव द विजन एंड मिशन, देन वी हैव द गोल्स ऑब्जेक्टिव एंड देन वी हैव द वैल्यू और द वैल्यू सिस्टम। थोड़ा सा डिस्कशन हमने किया था वैल्यू एंड वैल्यू सिस्टम के बारे में, और हमने कहा था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है। ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी कंपनी का जिसके आधार पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, और यही आपको उनके वर्किंग में डिफरेंस नजर आ जाता है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको सिर्फ दो कंपनी को विजुअलाइज करने की बात करूंगा, तो एकदम बहुत ब्रिलियंट एग्जांपल है हमारे इंडिया में। एक तरफ को आप टाटा को रखो, दूसरी तरफ आप रिलायंस को रखो, दोनों के वर्किंग का डिफरेंस आप देख लो। ये दोनों के वर्किंग, अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ देता हूं, मान लो बहुत सारे डिटेल में नहीं जाते, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, मुझे ये बताओ किसमें एम्प्लॉय वेलफेयर का ज्यादा ध्यान रखा जाता है? क्या होगा आपका आंसर? आप बोलोगे सर टाटा में एम्प्लॉय वेलफेयर का ध्यान ज्यादा रखा जाता है एज कंपेयर टू द रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये इतनी नॉर्मल बात है कि हर एक इंसान को पता है इंडिया में। तो व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, और वो बहुत हद तक जो कंपनी के जो फाउंडर है या जो कंपनी का जो प्रमोटर्स हैं, जो शुरू में कंपनी को जिन्होंने स्टैब्लिश किया था, उनके प्रिंसिपल से, उनके वैल्यूज का रिफ्लेक्शन आपको कंपनी के वैल्यूज पे दिखाई देगा। जब आप वैल्यूज की बात करते हैं तो वैल्यू इज समथिंग विच इज इंटेंजिबल, बट आप बहुत सारे वैल्यूज का एग्जांपल लेके उसको समझ सकते हो। जैसे हम ट्रस्ट की बात करते हैं, राइट। अब जैसे देखो, आप ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात कर लो। इंडस्ट्री इंडिया में क्या हुआ था, ज्वेलरी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, उस सेक्टर की बात करें, तो बहुत सारे कंपनीज ऑपरेट कर रही थी, बट तनिष्क के आने के बाद तनिष्क ने क्या किया? रातों रात नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लिया। तो रीजन वाज वेरी सिंपल, तनिष्क से जब आप ज्वेलरी खरीदते हो तो फिर उस कंडीशन में आपको जरा सा भी डाउट नहीं होता, आप कभी ये डाउट नहीं करते हो कि ये ज्वेलरी फेक भी हो सकता है, मैं जो गोल्ड खरीद रहा हूं वो फेक भी हो सकता है। और किसी भी ब्रांड में आप जाओगे तो एक बार जरूर आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है ना, राइट। बट आप तनिष्क में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते। रीजन इज वेरी सिंपल, देयर इज ट्रस्ट। ट्रस्ट किसके नाम का? टाटा के नाम का। तो वो एक तरह का क्या है? वैल्यू है। आप इंटीग्रिटी की बात करो, आप ऑनेस्टी की बात करो, राइट। दीज आर व्हाट? वैल्यूज, जो किसी भी फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। तो हम इंटीग्रिटी की बात करें, हम ट्रस्ट की बात करें, हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें, so we have the integrity, we have the trust, we have the accountability, innovation, humility. Now these are certain example of what? Values. तो हैटी के नाम से इसको याद रखना। एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू को ध्यान में, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, इसको कोड ना भी करो तो चलेगा आपका, इतना मुश्किल तो ये है नहीं। क्या कहा हमने? इंटीग्रिटी की हम बात करें, हम ट्रस्ट की बात करें, अकाउंटेबिलिटी की बात करें। सो इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, इनोवेशन एंड ह्यूमिलिटी, दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ वैल्यू। Now, what important here is what they can ask you in examination, example of value के साथ वो पूछ सकते हैं। इसको क्वेश्चन मार्क कर देना, इसको क्वेश्चन कर देना कि what are the importance of values? वैल्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है? वैल्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है? तो आपने क्या कहा कि सर वैल्यू वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिसपे ऑर्गेनाइजेशन सारे डिसीजन एक्शन ले रहा होता है। यानी कि अब ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का डिसीजन ले रहा है, वो गवर्न हो रहा है उस वैल्यू से। तो जाहिर सी बात है, वो वैल्यू जो है वो एक जनरल टोन सेट करेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, और वैल्यूज के अराउंड ही लोग क्या कर रहे होते हैं? ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इट सेट्स अ जनरल टोन। ये क्या सेट करता है? एक जनरल टोन सेट करता है, सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस। सो एंड दोनों के बारे में याद रखना, एम्प्लॉय के बारे में भी और कस्टमर के बारे में भी। एम्प्लॉय ऐसी कंपनी में काम करना ज्यादा पसंद करता है जिस कंपनी के वैल्यू के साथ उसका वैल्यू रेजोनेट करे, उसे लगता है कि हाँ इस कंपनी में मैं कंफर्टेबली काम कर सकता हूं, तो वहां काम करने की बात करता है। लाइकवाइज कस्टमर्स भी उस कंपनी से परचेज करना ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें उनको उस कंपनी का अपना एक वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम दिखाई देता है।
सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाई वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, तो हम कहेंगे सबसे पहले ये जनरल टोन सेट करता है कंपनी का, एक शेयर्ड पर्पस देता है हर एक मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, और कस्टमर भी उस कंपनी से खरीदना चाहता है जिसका अपना एक वैल्यू, अपना बिलीफ सिस्टम है, और एम्प्लॉय भी उस कंपनी में काम करना चाहता है जिस कंपनी से उसका बिलीफ सिस्टम क्या होता है, मैच करता है, रेजोनेट करता है, राइट। सो ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं किसके, वैल्यू के। क्या बोला, सेट जनरल टोन, सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस, एम्प्लॉय कहां काम करना चाहता है जिसका वैल्यू उसके साथ मैच करे, और कस्टमर भी कहां से खरीदना चाहता है जिस कंपनी में उसको दिखता है कि दे हैव अ सेट ऑफ वैल्यू, राइट, एंड प्रिंसिपल्स दे आर फॉलोइंग। तो ये था आपका गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू। सो वी आर डन विद द स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट में ये सारे टॉपिक्स थे हमारे को जो हमने कवर किया। अब हम चलते हैं हमारे सिलेबस के लास्ट टॉपिक पे। दैट टॉपिक इज बेसिकली योर स्ट्रेटेजिक लेवल्स। क्या देखना है अब हमें, स्ट्रेटेजिक लेवल्स को देखना है। देखो जब बालक आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, देयर आर 3 स्ट्रेटेजिक लेवल्स, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शन लेवल। हमें उन्हीं 3 स्ट्रेटेजिक लेवल को यहां समझना है। स्ट्रेटेजिक लेवल्स कितने होते हैं हमारे पास, 3 होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शन लेवल। इसको समझते हैं फटाफट बहुत सिंपल तरीके से, राइट। देखो ये नोट सेक्शन है हमारे पास, तो वी हैव द लेवल्स, राइट। लेवल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर हमारे पास टोटल 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं हमारे पास, टोटल 3 लेवल होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझते चलना, मैं बस आपको यहाँ लॉजिक डेवलप करूंगा, थियरी हम अभी देखेंगे। कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। अब तीनों लेवल पे कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेवल का नाम तो हम इसी में लिखेंगे। तीनों लेवल पे कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, पीपल इन्वॉल्व, ठीक है। किस तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं तीनों लेवल पे, इसको हम देखते हैं, दैट इज योर पीपल इन्वॉल्व। पीपल इन्वॉल्व के बाद हमें देखना है द काइंड ऑफ डिसीजन विच आर बीइंग टेकन एट द 3 लेवल्स। Now, why I'm telling you the kind of decision? Because kind of decision से ना you will get the clear picture of the 3 levels, और वहां से किसी भी तरह का सवाल पूछा जाता है ना, आप फटाक से जवाब दोगे, सटीक जवाब दे के आप आओगे एग्जामिनेशन में। तो स्टार्ट को समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो मैं अब क्या कह रहा हूं आपसे, टाइप ऑफ डिसीजन, किस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं तीनों लेवल पे, इसको हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। तीनों लेवल पे एक खास तरह के सवाल का भी जवाब हम देते हैं, तो यहां मैं बीच में डालूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है तीनों लेवल पे। वी हैव द लेवल, we have the questions, we have the type of people involved, we have the type of decisions, right। टाइप ऑफ डिसीजन के बाद हम उन डिसीजंस का कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन, क्या लेंगे, एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन, राइट। और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब जरा ध्यान दो, हमारे जब हम किसी भी मल्टी बिजनेस मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज की बात करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एसबीओ स्ट्रक्चर। और आप जानते हो कि एसबीओ स्ट्रक्चर से पहले भी आपके पास स्ट्रक्चर होता है, आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, डिविजनल होता है, मल्टी डिविजनल होता है, फिर आपके पास एसबीओ होता है। अभी जो प्रीवियस एग्जाम था उसमें मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था। ये सारे स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, बट आगे के चैप्टर्स में पढ़ने हैं। क्यों एसबीओ स्ट्रक्चर का जिक्र यहां आया, तो बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो एसबीओ स्ट्रक्चर है, क्योंकि एसबीओ स्ट्रक्चर में आपको पहली बार डिस्टिंक्ट 3 लेयर दिखाई देता है। एसबीओ स्ट्रक्चर में आपको डिस्टिंक्ट 3 लेयर दिखाई देते हैं, इसीलिए आप एसबीओ स्ट्रक्चर को लेके चलते हो और तीनों लेवल को पढ़ते हो। तो ये 3 लेवल जो है हमारे पास, कौन कौन से लेवल है, सबसे ऊपर का जो लेवल होता है हमारे पास, एकदम टॉप लेवल जो होता है, उसको कॉर्पोरेट लेवल कहा जाता है, क्योंकि यहां आपका कॉर्पोरेट टीम है, यहां आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स हैं और कॉर्पोरेट लेवल स्टाफ है, जिन पे ये जिम्मेदारी होती है। जरा खुद सोचो, ये जो टॉप लेवल है, यहां जो भी होगा उस पर किसकी जिम्मेदारी होगी, तो आपके तो सर इस पे पूरे कंपनी की जिम्मेदारी होगी, राइट। यहां जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना, एकदम टॉप पे जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उसका इंपैक्ट आपको बिल्कुल नीचे तक दिखाई देगा, और इसी के डायरेक्शंस के आधार पे आपको नीचे के लोग काम करते हुए दिखाई देंगे। इसका कारण क्या है सर, ऐसा क्यों है, तो बहुत सिंपल सी बात है। इस टॉप लेवल पे जो लोग होते हैं ना, जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो लोग होते हैं ना, दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड, हाईली क्वालिफाइड इन देयर एरियाज एंड दे हैव द एक्सपर्टीज ऑफ थिंग्स। यहां तक पहुंचते पहुंचते उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होता है, जिसकी वजह से वो बेसिकली यही रीजन है कि वो टॉप तक पहुंच पाते हैं। तो देयर डिसीजंस विल प्रिवेल टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आपका टॉप लेवल है, इसको आपने क्या कह दिया, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट लेवल। इसको क्या कहा हमने, कॉर्पोरेट लेवल। तो कॉर्पोरेट लेवल पे जो डिसीजन लिए जाएंगे, जो स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी, वो किस पे एप्लीकेबल होगा, तो हम बोलेंगे सर पूरे कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, राइट। कॉर्पोरेट लेवल से जब हम नीचे जाते हैं तो फिर हमारे डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स आते हैं, जैसे टाटा एंड सन्स। टाटा एंड सन्स क्या हो गया, कॉर्पोरेट लेवल हो गया। टाटा एंड सन्स क्या हो गया, कॉर्पोरेट लेवल हो गया। और जब टाटा एंड सन्स के हम नीचे आते हैं तो अब टाटा बहुत सारे बिजनेस में ऑपरेट करता है, जैसे हमने कहा टाटा पावर भी है, टाटा मोटर भी है ना, टीसीएस भी है। ये डिफरेंट कंपनीज हैं टाटा के, जो डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं, तो ये इनके बिजनेस यूनिट हैं। तो इस लेवल को कहा जाता है बिजनेस लेवल। तो यहां हमारे पास क्या आ गया, बिजनेस लेवल आ गया। सो हियर वी हैव बिजनेस लेवल।
अब इस बिजनेस यूनिट के क्या हो सकते हैं, मल्टीपल डिविजन्स भी हो सकते हैं। तो हमने कहा डिवीजन ए एंड डिवीजन बी, और जब आप डिवीजन के अंदर जाओगे तो आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिखाई देंगे, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। जैसे आपने कहा मार्केटिंग, आपने कहा एचआर, आपने कहा अकाउंटिंग, तो इस लेवल को कह दिया गया फंक्शनल लेवल। तो कितने लेवल हो गए हमारे पास, 3 लेवल हो गए। सबसे ऊपर कॉर्पोरेट लेवल, उसके बाद बिजनेस लेवल, उसके बाद फंक्शनल लेवल। यानी कि कॉर्पोरेट लेवल का जो जनरल स्टेटमेंट होगा वो बिजनेस अपने अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। फिर से सुनो, यहां से जो स्टेटमेंट आया वो तो जनरल स्टेटमेंट है, एप्लीकेबल टू ऑल। लेकिन अब ये टाटा मोटर, टाटा पावर अलग है, टाटा मोटर अलग है, टाटा टीसीएस अलग है, तीनों अलग अलग सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके हालात अलग अलग होंगे। तो ये जो जनरल स्टेटमेंट आ रहा है, इस जनरल स्टेटमेंट को तीनों कंपनीज अपने हिसाब से क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, राइट, एंड देन इट विल गो डाउनवर्ड। और ये जो फंक्शनल यूनिट होंगे वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ऊपर के लेवल को सपोर्ट कर रहे होते हैं। दैट इज द बेसिक आइडिया, एंड ऊपर से नीचे तक आपको कंप्लीट अलाइनमेंट दिखाई देगा, राइट। जब कॉर्पोरेट लेवल की बात करते हो तो कॉर्पोरेट लेवल क्या कैसे डिसीजंस लेता है, कॉर्पोरेट लेवल बहुत ही ब्रॉड डिसीजंस लेता है, कंसेप्चुअल डिसीजंस लेता है। जैसे किसी पर्टिकुलर बिजनेस में जाना है, अगर टाटा मोटर्स में जाना था तो ये डिसीजन कहां लिया गया, ये कॉर्पोरेट लेवल पे लिया गया कि भाई मुझे इस बिजनेस में एंटर करना है, राइट, हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इस बिजनेस में एंटर करना है, दैट इज टेकन एट द कॉर्पोरेट लेवल। तो व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम किस बिजनेस में हैं, व्हाट बिजनेस आर वी इन, व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम किस बिजनेस में हैं या किस बिजनेस में जाना चाहते हैं, दैट क्वेश्चन विल बी आंसर्ड हियर एट द कॉर्पोरेट लेवल, राइट। जैसे ही आप इस सवाल का जवाब देते हो तो आपका एक बिजनेस स्टैब्लिश होता है। जैसे मान लो टाटा मोटर्स है, अब क्या टाटा मोटर्स का रिलायंस के साथ कोई कंपटीशन है, तो जवाब है नहीं। इसीलिए कॉर्पोरेट लेवल पे कंपटीशन नहीं दिखता आपको, कंपटीशन हमेशा आपको बिजनेस लेवल पे दिखता है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि टाटा और रिलायंस में कंपटीशन है, तो आपका अगला सवाल होगा सर आप किस सेक्टर की बात कर रहे हो, क्योंकि सारे सेक्टर में दोनों में कंपटीशन नहीं है। अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में है बट रिलायंस मोटर्स में नहीं है। इसका मतलब मोटर सेगमेंट में टाटा और रिलायंस में कोई कंपटीशन नहीं है। तो दैट इज द रीजन हम कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे कंपटीशन नहीं दिखता, कंपटीशन हमेशा बिजनेस लेवल पे दिखता है। जैसे कॉर्पोरेट लेवल ने कहा व्हाट बिजनेस आर वी इन, या व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर गोइंग टू एंटर, या व्हाट बिजनेस वी विल बी डूइंग और एक्सेट्रा। तो इसका जवाब जब आप नीचे आते हो ना, तो टाटा मोटर आया, तो टाटा मोटर ये देखता है दैट हाउ टू डिफीट कंपटीशन, क्योंकि यहां कंपटीशन की बात शुरू हो जाती है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है मैं उसको कैसे डिफीट करूं। तो बिजनेस लेवल पे जिस सवाल का आप जवाब देते हो दैट इज बेसिकली हाउ टू डिफीट कॉम्पिटिटर्स, हाउ टू डिफीट कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर को कैसे डिफीट किया जाए, राइट, दैट नीड टू बी आंसर्ड हियर। तो वहां बनता है हमारे पास बिजनेस लेवल पे। फिर नीचे आते हैं तो बिजनेस लेवल ने कहा हाउ टू डिफीट कॉम्पिटिटर। जैसे टाटा मोटर ने कहा नैनो बनाओ, नैनो बनाओ, 1 लाख का कार बनाओ और सारे कॉम्पिटिटर को डिफीट करो, राइट। तो अब यहां एक डिसीजन लिया गया, नैनो बनाओ। अब जो फंक्शन लेवल है उनका काम है उसको सपोर्ट करना। एक्चुअल एग्जीक्यूशन कहां होता है, हमेशा फंक्शन लेवल पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है, यही प्लान को कैरी आउट किया जाता है। तो फंक्शन लेवल का काम क्या है, इसका काम है इन दोनों को सपोर्ट करना, यानी कि हाउ टू सपोर्ट हायर लेवल, हाउ टू सपोर्ट हायर लेवल। सो हायर लेवल की बातों को कैसे सपोर्ट किया जाए। तो यहां डिसीजन लिया गया भाई किस बिजनेस में जाना है, तो मोटर्स में जाना है। मोटर्स ने कहा कैसे डिफीट करना है, नैनो लेके आओ। तो अब नीचे फंक्शन लेवल कहता है कि किस तरह से हम काम करें कि हम नैनो को रियलाइज कर सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके, राइट। तो ये 3 लेवल हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। अब इन तीनों सवाल के जवाब दोगे ना तो 3 स्ट्रैटेजीज बनेंगी। जब आप ये देखते हो ना कि भाई हम किस तरह के बिजनेस में जाएं, कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, नहीं करें, and there are so many questions you have to answer. When you answer these questions you get a strategy called as corporate level strategies. उसको हम कॉर्पोरेट लेवल पे बनाए गए स्ट्रैटेजी को कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी कह देते हैं। तो इसका जवाब हो गया आपके पास कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। लाइकवाइज जब आप बिजनेस लेवल पे जाते हैं ना, तो आपके पास सवाल है हाउ टू डिफीट कॉम्पिटिटर। और कॉम्पिटिटर को डिफीट करने का 2 तरीका होता है, एक होता है कॉम्पिटिशन करके, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी कहते हैं। दूसरा कोऑपरेशन से भी आप इसको डील कर सकते हो, उसको हम कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी, इन दोनों को आप सम्मिलित रूप से बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी कह सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस लेवल पे फॉर्मुलेट किया जा रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी कौन सी हो गई, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज हो गई। लाइकवाइज फंक्शन लेवल पे हाउ टू सपोर्ट हायर लेवल, तो आप कहते हो भाई प्रोडक्शन कैसे काम करेगा, एचआर कैसे काम करेगा, अकाउंट्स कैसे काम करेगा, मार्केटिंग कैसे काम करेगा, सेल्स कैसे काम करेगा, लॉजिस्टिक्स कैसे काम करेगा, आर&डी कैसे काम करेगा। देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस, और उन फंक्शन से रिलेटेड आप स्ट्रैटेजीज को बनाते हो, तो उसको हम फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसको क्या बुलाएंगे, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। सो 3 लेवल, 3 क्वेश्चन, 3 जवाब, 3 स्ट्रैटेजी, राइट। अब इन सब के अंदर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के अंदर भी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं। बिजनेस लेवल में मैंने आपको कहा कि 2 प्राइमरी कैटेगरी होती है, फिर कॉम्पिटिटिव में भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आपके पास, कॉपरेशन में भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, फंक्शन लेवल स्ट्रैटेजी पे भी आपको डिफरेंट फंक्शन डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होंगी। ये कैटेगराइजेशन हो गया, राइट। अब देखो, अब सवाल आता है कि सर इन तीनों लेवल पे किस तरह के लोग होते हैं।
अब तो आपके दिमाग में आ गया होगा, अगर मैं सीईओ की बात करूं, ग्रुप सीईओ की, है ना, सारे ग्रुप मतलब जो कॉर्पोरेट लेवल का जो सीईओ है, तो वो कहां आएगा? कॉर्पोरेट लेवल पे। अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो ये कहां आएंगे? कॉर्पोरेट लेवल पे। और आपका कॉर्पोरेट स्टाफ, आपका कॉर्पोरेट स्टाफ इधर कंप्लीट एक कॉर्पोरेट टीम होती है जो इन टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को क्या कर रही होती है? सपोर्ट कर रही होती है। तो हम कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे वी हैव द कॉर्पोरेट लेवल एग्जीक्यूटिव्स एंड कॉर्पोरेट लेवल स्टाफ, राइट। नीचे आ जाओ, बिजनेस लेवल पे। बिजनेस लेवल पे कौन होगा? हमारा बिजनेस लेवल मैनेजर्स या बिजनेस मैनेजर्स होते हैं जनरली। यूजुअली हमारे पास इसका डेजिग्नेशन क्या होता है? जीएम होता है। जीएम स्टैंड्स फॉर जनरल मैनेजर, या आप इसको कह सकते हो बिजनेस लेवल मैनेजर्स। बिजनेस लेवल मैनेजर्स। अब एक बात को याद रखना है आपको, क्या ये पॉसिबल है कि हमें कॉर्पोरेट लेवल पे भी जीएम दिखाई दे? तो आंसर बोलना हाँ, है ना, दोनों लेवल पे जीएम दिखाई देते हैं। नीचे आ जाओ, अब आता है फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल पे डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए हमारे पास फंक्शनल मैनेजर होते हैं जो सब्जेक्ट एरिया एक्सपर्ट होते हैं। मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स मैनेजर, एचआर के लिए एचआर मैनेजर एंड सो ऑन। तो यहां हमारे पास क्या हो गए? फंक्शनल मैनेजर। फंक्शनल मैनेजर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए और अदर स्टाफ्स हो गए, है ना। फंक्शनल मैनेजर, सुपरवाइजर, अदर स्टाफ, राइट। सो ये हमारे क्या हो गए? पीपल इन्वॉल्व हो गए तीनों लेवल पे। स्टाफ लिख देता हूं मैं, सुपरवाइजर, स्टाफ एक्सेट्रा, राइट। ये सब किस पे आ गए? फंक्शनल लेवल पे आ गए। दीज आर द पीपल इन्वॉल्व। अब जरा ध्यान दो, टाइप ऑफ डिसीजन। जब हम कॉर्पोरेट लेवल पे के डिसीजंस को देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो कॉर्पोरेट लेवल पे डिसीजंस लिए जाते हैं ना, दोज डिसीजंस आर हाईली कंसेप्चुअल। वो डिसीजंस क्या होते हैं? बहुत ही कंसेप्चुअल डिसीजन होते हैं। जैसे आपने कहा लॉन्च अ न्यू बिजनेस, launching a new business is a highly conceptual decision. It is not concrete because now you will have to plan lot of things. जैसे आप कहते हो what is our target market, where we are going to have our plant for production, how we are going to deal our logistics, how we are going to make product available in the market. So there are a lot of questions you have to answer. Plant के बारे में ही बात कर लो, तो आपने plant का location की बात करी, then you talk about the capacity of the plant, then you talk about the कंप्यूटराइजेशन ऑफ द प्लांट, कि भाई प्लांट जो है फुल्ली ऑटोमेटिक होगा या सेमी ऑटोमेटिक होगा या मैनुअल होगा। तो दीज डिसीजंस नीड टू बी टेकन। तो वो कॉन्क्रीटनेस देता है डिसीजन को। बट कॉर्पोरेट लेवल पे ये सब नहीं होती। कॉर्पोरेट लेवल का लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस, सो दैट इज अ डिसीजन एंड कॉल्ड एज अ कंसेप्चुअल डिसीजन। इट इज हाईली ब्रॉड। ये क्या होता है? ब्रॉड होता है और इसका इंपैक्ट आपको एकदम लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। कैसे? टाइम स्केल में इसको क्या रख सकते हैं हम? लॉन्ग टर्म में इसको हम रख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात समझने वाली है कि कॉर्पोरेट लेवल पे जो डिसीजन लिया गया उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व बहुत ज्यादा होगा। आपने कहा लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस, अब टाटा मोटर लॉन्च होने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कॉर्पोरेट लेवल ही रिसोर्स को अलोकेट करेगा। तो यहां लिए जाने वाले डिसीजंस यूजुअली क्या होते हैं? बहुत ही कॉस्टली होते हैं, कॉस्टली डिसीजन होते हैं। और आप जानते हो कॉस्टली डिसीजन है तो एक बात और होगा कि ये रिस्की होगा। डिसीजंस कैसे होते हैं? रिस्की डिसीजंस होते हैं, कॉस्टली डिसीजंस होते हैं। कहां लिए जा रहे हैं? कॉर्पोरेट लेवल पे लिए जा रहे हैं। फर्दर एक बात को और सोचो आप, जो आपका जो कॉस्टली और रिस्की डिसीजन है, इसके साथ साथ ये जो डिसीजन लिया गया ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करता है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस डिसीजन में ऑर्गेनाइजेशन वाइड कॉपरेशन की जरूरत होती है, तो आप कहना कॉर्पोरेट लेवल डिसीजन में ऑर्गेनाइजेशन वाइड कॉपरेशन की जरूरत होती है, क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होता है। तो हमने क्या कहा? ऑर्गेनाइजेशन वाइड कॉपरेशन आपको यहां दिखेगा, दैट इज हाईली रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल में क्या कहा हमने? लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस, लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस, दैट्स अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल फॉर व्हाट? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, करेक्ट। अब आपको ये फंडामेंटल क्लियर रखना है दिमाग में। फर्दर सोचो, आपने बात करी सीईओ की, राइट, आपने बात करी बीओडी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लो। अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की बात करें, दे आर सेड टू बी द रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द वेलफेयर ऑफ द शेयर होल्डर्स। यस और नो? यस। आप कहते हो सर दोनों का एग्जिस्टेंस शेयर होल्डर की वजह से ही होता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेशन है उससे बोर्ड बनता है और बोर्ड अपॉइंट करता है किसी ऐसे इंसान को जो उस काम में माहिर हो एज अ सीईओ। तो जाहिर सी बात है जो सीईओ है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली कि ये जो शेयर होल्डर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, उसके इंटरेस्ट क्या करे? प्रोटेक्ट करे। तो आपको ये भी बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखना है, जो आगे आप थ्योरी में देखोगे, करेक्ट। आगे बढ़ो।
तो यहां जो डिसीजंस लिए गए किस पे एप्लीकेबल है, हम कहते हैं सर ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर मैं बोलूं ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्ट्रैटेजी का एग्जिस्टेंस कहां होगा, कहां कर रहे होंगे, तो आप बोलोगे सर कॉर्पोरेट लेवल पे आपका ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्ट्रैटेजी की बात होगी। चलो नीचे आ जाओ। अब हम आते हैं बिजनेस लेवल पे। अब इसका जो स्केल है ना वो घटेगा। जहां ये कॉन्सेप्चुअल है, यहां ये क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव है, तो मोर कॉन्क्रीट हो जाएगा। क्या बोलेंगे, मोर कॉन्क्रीट हो जाएगा। क्योंकि यहां हमने कहा लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस, लेकिन जब यहां आते हैं तो यहां हम बात करते हैं प्लांट के लोकेशन की, प्लांट कहां लगाएं, यहां हम बात करते हैं प्लांट के कैपेसिटी की एंड सो ऑन। इस तरह के डिसीजंस यहां लिए जाते हैं। इसका मतलब कॉन्क्रीटनेस बढ़ा, कंसेप्चुअलिटी कम हुई, कॉन्क्रीटनेस बढ़ा, तो इट इज मोर कॉन्क्रीट, राइट। ये क्या हो गया, मोर कॉन्क्रीट हो गया। लॉन्ग टर्म था कॉर्पोरेट लेवल पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिड टर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मिड टर्म हो जाएगा। ये क्या था, बहुत ही कॉस्टली था, तो ये क्या हो जाएगा, लेस कॉस्टली। कंपैरेटिव है, याद रखना, क्या हो जाएगा, लेस कॉस्टली, लेस रिस्की, यानी कि ये सब कंपैरेटिव है, ऊपर से कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड कॉर्पोरेशन, फुल या मॉडरेट। हम कहेंगे सर अब ये मॉडरेट, क्योंकि बिजनेस लेवल तो जैसे टाटा मोटर में जो डिसीजन लिया गया वो सिर्फ टाटा मोटर को अफेक्ट करेगा, टीसीएस को नहीं अफेक्ट करेगा, वो सिर्फ टाटा मोटर को अफेक्ट करेगा। तो मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन वाइड कॉर्पोरेशन चाहिए, मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन वाइड कॉर्पोरेशन हमें यहां चाहिए होगा, यहां फुल कॉर्पोरेशन की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सोचो ये मैनेजर कर क्या रहे हैं बेसिकली, तो हम कहते हैं सर जो जनरल स्टेटमेंट कॉर्पोरेट लेवल से आया उस जनरल स्टेटमेंट को अपने अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेंगे। टाटा मोटर अपने हिसाब से, टाटा पावर अपने हिसाब से, टीसीएस अपने हिसाब से, तो दैट दे विल बी डूइंग हियर। अब चले जाते हैं नीचे, फिर आता है हमारा फंक्शन लेवल। तो फंक्शनल मैनेजर क्या करते हैं, फंक्शनल मैनेजर आप कहते हो सर वहां फंक्शनल स्ट्रैटेजीज होती हैं, वहां रियल एग्जीक्यूशन होता है, वहां ग्राउंड वर्क होता है। यानी कि यहां जो डिसीजंस हैं वो डिसीजंस पूरी तरह से क्या है, कॉन्क्रीट डिसीजन है, शॉर्ट टर्म इन्वॉल्व होगा। ये डे टू डे ऑपरेशंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो हम बोलेंगे डे टू डे ऑपरेशंस। रिस्क होगा क्या, ना के बराबर होगा सर। यहां के डिसीजन में कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं होता, जो भी हो रहा है ऊपर से डायरेक्टेड है ऑलरेडी, तो हम कहते हैं सर यहां रिस्क भी क्या होगा, कम होगा। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डे टू डे ऑपरेशंस, जो डेली ऑपरेशंस को कैरी किया जाता है। इसका एग्जांपल ले लो, डेली प्रोडक्शन शेड्यूल। हम किस तरह से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारा डेली प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होगा, डेली ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा हमारा। सो दैट इज बेसिकली हियर एट द फंक्शन लेवल। ये 3 लेवल हो गए, 3 तरह के लोग हो गए, 3 सवाल हो गए, 3 जवाब हो गए। 3 सवाल हो गए, उसका 3 जवाब, 3 लेवल के स्ट्रैटेजी मिल गई आपको। पीपल इन्वॉल्व को आपने देख लिया, टाइप ऑफ डिसीजंस को आपने देख लिया, एग्जाम्पल को देख लिया, सीधा चलो थियरी पे। देखो वी हैव द कॉर्पोरेट लेवल, राइट। और ध्यान में रखना, मैं आपको हाईलाइट करता चलूंगा कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन कौन सा पॉइंट आपके लिए बहुत वाइटल है। कॉर्पोरेट लेवल क्या है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है यहाँ, है ना। यहाँ स्ट्रैटेजिकल डिसीजंस लिए जाते हैं। आप जानते हो स्ट्रैटेजिक डिसीजन किसको कहा जाता है, स्ट्रैटेजिक वर्ड का 3 गोल्डन रूल आपको याद होगा। अगर वर्ड स्ट्रैटेजिक कहीं भी लिखा हुआ है, इसका मतलब इट इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड, इट इन्वॉल्व्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो देखो आपने पहले भी कहा था ना, कॉर्पोरेट लेवल पे जो भी डिसीजन ले जाएंगे वो क्या करेगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करेगा। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग है ये। स्ट्रैटेजीज फॉर किसके लिए, होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी कंपनी के लिए यहाँ स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन होता है। विजन डिफाइन करना, मिशन डिफाइन करना और रिसोर्सेज अलोकेट करना। रिसोर्सेज किसको अलोकेट करना, डिफरेंट बिजनेस को, टाटा मोटर को, टीसीएस को, टाटा पावर को, इनको रिसोर्स अलोकेट करने का काम किसके पास होता है, कॉर्पोरेट लेवल पे होता है। तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट बिजनेसेस, प्रोवाइडिंग लीडरशिप एक्सेट्रा, एंड सीईओ इज द गार्डियन ऑफ शेयर होल्डर्स वेलफेयर। इसको क्या करना है, हमें खास करके ध्यान में रखना है कि जो गार्डियन कौन है वेलफेयर ऑफ शेयर होल्डर्स का, तो आप बोलोगे सीईओ। और इस बात को भी ध्यान में रखना है कि सीईओ एंड बोर्ड बोथ आर लीगली एंड मोरली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोटेक्शन ऑफ वेलफेयर ऑफ शेयर होल्डर्स। सो वी नो दैट ऑलरेडी। सेकेंड लेवल पे आते हैं बिजनेस लेवल पे। बिजनेस लेवल क्या करता है, ट्रांसलेट जनरल स्टेटमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल इनटू कॉन्क्रीट बिजनेस स्ट्रैटेजीज। तो जो जनरल स्टेटमेंट है कॉर्पोरेट लेवल का वो अपने अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हैं, कंसर्न्ड विद स्ट्रैटेजिक स्पेसिफिक टू अ बिजनेस। तो पर्टिकुलर बिजनेस अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाता है। उसके बाद टाटा मोटर अपने हिसाब से बनाएगा, टीसीएस अपने हिसाब से बनाएगा, टाटा पावर अपने हिसाब से बनाएगा, क्योंकि ये तीनों ही बिजनेस यूनिट क्या है, डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यही कॉन्सेप्ट होता है एसबीयू का। एसबीयू में क्या होता है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट पे काम कर रहे हो ना, तो आपको दूसरे यूनिट्स की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर मैं, जैसे आप बात करो, किंगफिशर एयरलाइंस डाइल्यूट हो गया है, राइट, बैंकरप्ट हो गया, कंपनी खत्म हो गई, लेकिन क्या यूनाइटेड बीवरेजेस का जो ग्रुप है उनका, उस पर कोई फर्क पड़ा नहीं। क्यों नहीं पड़ा, तो हम कहते हैं वो दोनों डिफरेंट यूनिट हैं, उनका अपना एक लीगल आइडेंटिटी है। तो जाहिर सी बात है, व्हेनेवर यू आर टेकिंग एक्शन ऑन अ पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट, इट यू आर टोटली इरेस्पेक्टिव ऑफ अदर बिजनेस यूनिट्स ऑफ द सेम कंपनी और द सेम एंटरप्राइज, राइट। तो आप क्या कहते हो,
इट इज कंसर्न विद अ स्पेसिफिक बिजनेस। ये आपका बिजनेस लेवल आ गया। फिर आ जाओ फंक्शन लेवल पे। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, एचआर है, एक्सेट्रा, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज से कंसर्न है। डेवलप फंक्शनल स्ट्रेटजीज, यहां क्या डेवलप होती है? फंक्शनल स्ट्रेटजीज। ड्राइव एंड सपोर्ट हायर लेवल स्ट्रेटजी, ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, याद रखना है। फंक्शनल लेवल सपोर्ट हायर लेवल स्ट्रेटजी, ड्राइव एंड सपोर्ट हायर लेवल स्ट्रेटजी। ये कैसे पूछा गया था? प्रोडक्शन के नाम से पूछा गया था। तो उस समय करेक्ट इनकरेक्ट आता था क्वेश्चन में, तो ऐसा पूछा उन्होंने कि प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, ड्राइव एंड सपोर्ट हायर लेवल स्ट्रेटजी। बताओ सही है या गलत है? आप बोलोगे सर सही है, क्योंकि प्रोडक्शन स्ट्रेटजी एक फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी है और फंक्शन स्ट्रेटजी का काम ही है ये ड्राइव एंड सपोर्ट हायर लेवल स्ट्रेटजी। तो स्टेटमेंट क्या था? करेक्ट था। जनरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज, राइट। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है और इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। इन दोनों पे क्वेश्चन एग्जाम में आया था रिसेंटली। देखो क्या होता है, आपका जो फंक्शन लेवल है ना, वो आपका फ्रंटलाइन फोर्स है। फ्रंटलाइन फोर्स कहने का मेरा मतलब ये है कि उनका डेली का इंटरेक्शन हो रहा है कस्टमर्स के साथ, कॉम्पिटिटर के साथ, डीलर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, रिटेलर के साथ, उनका डेली का इंटरेक्शन हो रहा है। The kind of information they will get in real time is very very vital। और वो जो आइडियाज जनरेट हो रहे हैं लोअर लेवल पे, फंक्शन लेवल पे, दोज आइडियाज कैन शेप योर पॉलिसी। कॉर्पोरेट लेवल पे जो आप पॉलिसीज बना रहे हैं, जो स्ट्रेटजीज बना रहे हो, उसके लिए वहां का फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, केस के फॉर्म में आया था कि भाई ये बताओ कि क्या किसी जीएम को, किसी फंक्शन लेवल कैपेबल स्टाफ है कोई फंक्शन लेवल पे जो इंपॉर्टेंट आइडियाज दे सकता है, क्या उसकी बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सुननी चाहिए, क्योंकि फंक्शन लेवल पे हमारे पास जनरेट होता है क्या? आइडियाज। सो जनरल मैनेजर शुड लिसन क्लोजली टू द आइडिया एंड आइडियाज ऑफ व्हाट? फंक्शनल मैनेजर। तो फंक्शनल मैनेजर के आइडियाज को जनरल मैनेजर को निश्चित रूप से सुनना चाहिए और बहुत क्लोजली सुनना चाहिए, क्योंकि ये फ्रंटलाइन फोर्स है। इनके पास रियल टाइम में बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आता है। कहां से? मार्केट से। एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का भी जिम्मा फंक्शन लेवल पे होता है। ये आपके 3 स्ट्रेटेजिक लेवल हो गए, राइट। इसके बाद इन्हीं 3 स्ट्रेटेजिक लेवल से कंसर्न हमारा एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल्स। मैं आपको बताऊं, आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, जब आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, वहां रिलेशनशिप को आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो और रिलेशनशिप के आधार पर स्ट्रक्चर बनता है। यहां हमारे पास 3 हेडिंग में रिलेशनशिप को पढ़ने को दिया गया है, राइट। पूछा नहीं गया एग्जामिनेशन में, हाईली इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अगर हमसे कहा जाए कि बताओ ये कि नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप तीनों लेवल में, आपके पास कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शन लेवल है, तो तीनों लेवल में हो सकता है, विद इन लेवल भी हो सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, पर्टिकुलर लेवल पे भी हो सकता है, तीनों लेवल पे भी हो सकता है। जब आपसे नेटवर्क रिलेशनशिप पूछा जाए, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप पूछा जाए, तो आप क्या बोलोगे? 3 नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप हमारे पास होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है फंक्शनल एंड डिविजनल, और एक होता है मैट्रिक्स। So we have the horizontal, we have the functional and divisional, and then we have the matrix relationship। अब तीनों को ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है। देखो, पहला है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। वर्टिकल कैसे बताते हो आप? ये हुआ ना डायरेक्शन वर्टिकल का। हॉरिजॉन्टल कैसे बताते हो? ये हुआ ना। अगर मैं कहूं कि हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या बोला आपने? कि सर सेम लेवल पे है। अगर मैं कहूं वर्टिकल है, तो आप बोलो सर इसका मतलब हायरार्की बन रहा है। तो वर्टिकल है तो हायरार्की बनेगा, हॉरिजॉन्टल है तो हायरार्की नहीं बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप का सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता है? जब मान लो कोई कंपनी शुरू होती है, तो उस समय उस कंपनी के पास ना ही बहुत बड़ा मार्केट होता है, ना ही बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, ना ही बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होता है, ना ही बहुत ज्यादा स्टाफ होता है। कुछ ही लोग होते हैं, 2-3 लोगों ने मिलकर कंपनी को स्टार्ट किया, उसे आप स्टार्टअप कहते हो। स्टार्टअप की एक खासियत है, स्टार्टअप के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो डिसीजन ले और उसको एग्जीक्यूट करे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। वो बहुत ज्यादा मार्केट की मार बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वहां बड़ा ही क्विक डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। वहां जरूरत होती है आइडियाज के शेयरिंग की, वहां जरूरत होती है ट्रांसपेरेंसी की, वहां जरूरत होती है कि वो जो लोग हैं वो एज अ टीम काम करे, क्विक डिसीजन मेकिंग करे और तेजी से उसको इंप्लीमेंट करे, ताकि मार्केट में वो सर्वाइव कर सके। तो स्टार्टअप के लिए इसीलिए हम कहते हैं कि सर एक छोटा टीम स्ट्रक्चर अगर बन जाए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें शेयरिंग ऑफ आइडियाज हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप आपका परफेक्ट है किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। तो आपके तो ये किसके लिए ज्यादा सुटेबल है? ये स्टार्टअप्स के लिए ज्यादा सुटेबल है, बड़ी कंपनी के लिए नहीं। इसमें होता क्या है? इसमें जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन से, टॉप टू बॉटम की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो कंपनी का फाउंडर हो, चाहे वो कोई एक सिंपल सा स्टाफ हो, दिस ऑल मेंबर्स आर एट सेम लेवल, आर एट सेम लेवल। यहां कोई हायरार्की नहीं है, वो एक सेम लेवल पे होते हैं। आपका सीईओ जो है कंपनी का और आपका जो कोई मैनेजर है, वो दोनों क्या है? सेम लेवल पे। यहां हायरार्की नहीं बनती, बिकॉज दे वर्क एज अ टीम।
वो किस तरह से काम कर रहे हैं, एक टीम की तरह काम कर रहे हैं. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप. कहां हम कहते हैं सर, देखो जहां ट्रांसपेरेंसी की जरूरत हो, जहां शेयरिंग ऑफ आइडियाज की जरूरत हो, वहां ये स्ट्रक्चर बहुत ही इफेक्टिव होता है. और इन दोनों की जरूरत होती है किसमें, स्टार्टअप में. क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए कि ये बताओ स्टार्टअप में किस तरह का स्ट्रक्चर आप प्रेफर करोगे, किस तरह का रिलेशनशिप आप प्रेफर करोगे, तो क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप हम प्रेफर करेंगे. आ जाओ सेकंड, फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप. तो फंक्शनल एंड डिविजनल का मतलब क्या हुआ, सपोज हियर वी हैव द जीएम, राइट. अगर मान लो फंक्शन के आधार पे हमने कंपनी को स्ट्रक्चर किया है, तो मेरा फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, इस तरह से हमने कह दिया, लेट्स से फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, राइट. अब इन तीनों फंक्शंस के हमारे पास मैनेजर्स होंगे, तो इस मैनेजर को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल मैनेजर कहते हैं. लाइकवाइज अगर हमने डिवीजन फॉर्म किया है, तो ये मेरा हो गया डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3. अब इन तीनों डिवीजन के मैनेजर्स होंगे, तो इनको हम डिविजनल मैनेजर्स कहते हैं. क्या कहते हैं, डिविजनल मैनेजर. तो वी हैव द फंक्शनल मैनेजर एंड वी हैव द डिविजनल मैनेजर. नाउ इन फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो फंक्शनल मैनेजर है, ये फंक्शनल मैनेजर किसको रिपोर्ट करता है, अपने जीएम को, जो आपका एक कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर हो गया. और आपका डिविजनल मैनेजर भी किसको रिपोर्ट करेगा, जीएम को, जो आपका एक कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर हो गया. तो यहां आपको हियरार्की दिखी, बट हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में आपको हियरार्की नहीं दिखती है. नेक्स्ट आ जाओ मैट्रिक्स रिलेशनशिप. मैट्रिक्स रिलेशनशिप, मैट्रिक्स के नाम पे पहले चले जाओ. मैट्रिक्स को मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ मैट्रिक्स. इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर लिया जाता है, इसीलिए इसको मैट्रिक्स कहते हैं. और जैसे आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के कम्युनिकेशन को जैसे ही आप स्टैब्लिश करते हो, तो यहां क्या हो जाता है कि एक ही जूनियर को दो सीनियर को रिपोर्ट करना पड़ता है. मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं, ध्यान दो. ये आपका हो गया हेडक्वार्टर, यानी कि आपका टॉप मैनेजमेंट आ गया इधर, और आपके मान लो डिफरेंट फंक्शंस आ गए. लेट्स से अकाउंट है, एचआर है और प्रोडक्शन है. अब ऐसी कंपनीज जो मल्टीपल प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहती है साइमल्टेनियसली, सपोज यू हैव प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 एंड प्रोजेक्ट 4. अब ये 4 प्रोजेक्ट को आपको एग्जीक्यूट करना है. तो प्रॉब्लम क्या है कि इन चारों प्रोजेक्ट में मुझे तीनों फंक्शन चाहिए, अकाउंट का भी चाहिए, एचआर का भी चाहिए, प्रोडक्शन का भी चाहिए. तो ये मैं करूंगा कैसे. तो ऐसी कंपनी जो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करे, जैसे आईटी सेक्टर का की कंपनीज की आप बात कर लो, आईटी कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज की बात कर लो, उनके लिए ये मैट्रिक्स रिलेशनशिप बहुत ही इफेक्टिव है. लार्ज एंटरप्राइजेज में ये बहुत ही इफेक्टिव है. कैसी कंपनीज में, लार्ज एंटरप्राइजेज में ये बहुत ही इफेक्टिव रिलेशनशिप होता है. तो हम इसमें करते क्या है, अब जैसे मान लो अकाउंट और एचआर प्रोडक्शन, ये परमानेंट स्ट्रक्चर है ना, ये परमानेंट है, ये 3 डिपार्टमेंट हैं तो हैं, ये परमानेंट रहेंगे आगे भी. अब हम क्या करते हैं, इनके लोगों को यूनिट्स में बांट देते हैं. अब ये अकाउंट यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 हो गया, यूनिट 4 हो गया. लाइकवाइज हम एचआर के भी लोगों को क्या करते हैं, डिफरेंट यूनिट्स में हम डिवाइड कर देते हैं. अब ये जो हम यूनिट्स बना रहे हैं ना, ये यूनिट्स परमानेंट नहीं है, ये यूनिट्स टेम्पररी है. हम कभी भी स्टाफ को किसी भी यूनिट से निकाल के किसी भी यूनिट में डाल सकते हैं. तो विद इन द फंक्शन हमने क्या किया, मल्टीपल यूनिट्स बना दिए. अब हम जानते हैं कि हमें इन चारों प्रोजेक्ट को ये तीनों फंक्शंस अवेल कराना होगा. तो हमने क्या किया, इन यूनिट से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया और एक टीम बना दिया. अब ये टीम कैसा है सोचो, उस टीम में मान लो हमने 6 लोगों का टीम बनाया, तो उस टीम में 2 लोग अकाउंट से, 2 लोग एचआर से, 2 लोग प्रोडक्शन से, और 6 लोगों की टीम को हमने क्या किया, किसी एक प्रोजेक्ट को असाइन कर दिया. इसका काम है प्रोजेक्ट 1 को क्या करना, एग्जीक्यूट करना, और उसमें से किसी को हमने प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया या बाहर से मैनेजर अपॉइंट कर दिया. तो नाउ सी दिस इज नॉट अ फंक्शनल टीम. ये फंक्शनल टीम नहीं है, ये क्रॉस फंक्शनल टीम है. इसमें हर एक डिपार्टमेंट के लोग हैं और वो सब मिलकर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे. हम एग्जैक्टली सेम कर सकते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, ऐसे ही हम असाइन कर सकते हैं तीसरे प्रोजेक्ट के लिए, ऐसे ही हम असाइन कर सकते हैं चौथे प्रोजेक्ट के लिए, और मल्टीपल प्रोजेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट एंड मैनेज कर सकते हैं. बट कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. जैसे जरा सोचो, अगर मान लो कोई प्रोडक्शन का स्टाफ है और वो इस टीम का हिस्सा है, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेगा. लेकिन साथ ही साथ क्योंकि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, तो उसको अपने फंक्शनल मैनेजर को भी क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा. तो एक ही सबऑर्डिनेट दो जगह रिपोर्टिंग करता है. जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है वो हॉरिजॉन्टल लिंक की तरह काम करता है, और जो आपका फंक्शनल मैनेजर है वो वर्टिकल लिंक की तरह काम करता है, और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरह का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है. इट लुक्स लाइक अ मैट्रिक्स एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. नो डाउट इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड हाईली कॉस्टली. इसीलिए लार्ज एंटरप्राइजेस की बस की बात है, स्मॉल कंपनीज में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा. राइट. तो देखो क्या कहा हमने, सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, हॉरिजॉन्टल को. क्या कहा हमने, टॉप मैनेजमेंट टू स्टाफ लेवल. टॉप मैनेजमेंट से लेके स्टाफ लेवल इन सेम हायरार्किकल पोजीशन. सब क्या होते हैं, सेम हायरार्किकल पोजीशन में होते हैं. यहां कोई
लेवल आपको नहीं दिखाई देगा, सब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं। फ्लैट स्ट्रक्चर है ये। ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी अगर चाहिए तो ये बेस्ट है, सिंपल स्ट्रक्चर है और स्टार्टअप्स के लिए प्रेफरेबल है। चलते हैं फंक्शन एंड डिवीजन में। फंक्शन या डिविजन्स रन इंडिपेंडेंटली बाय फंक्शन या डिवीजन मैनेजर। आपका फंक्शन या डिवीजन इंडिपेंडेंटली रन होगा, फंक्शन का फंक्शन मैनेजर, डिवीजन का डिविजनल मैनेजर। और जो फंक्शनल या डिविजनल मैनेजर है ये बिजनेस लेवल मैनेजर हो गया और ये रिपोर्ट करेगा बिजनेस हेड को, जो आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर हो गया। तो फंक्शनल मैनेजर और डिविजनल मैनेजर ये आपका बिजनेस लेवल मैनेजर हो गया और ये अपने टॉप को रिपोर्ट करेगा, जो आपका बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर हो गया, जिसका डेजिग्नेशन हमने जीएम दे दिया था। चलते हैं लास्ट में मैट्रिक्स में। इट्स अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा बन रहा है? ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। क्रॉस फंक्शनल टीम फॉर टेम्पररी टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट। कैसा टीम बनाया था? क्रॉस फंक्शनल। क्यों क्रॉस फंक्शनल? बिकॉज इन दैट टीम देयर वर पीपल फ्रॉम अकाउंट्स, एचआर एंड प्रोडक्शन, अलग अलग फंक्शन के लोग थे, इसलिए उसको क्रॉस फंक्शनल टीम कहा गया। और टेम्पररी टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए उसको हमने असाइन किया। suitable for huge conglomerate, as I told you, one subordinate reports to superior। एक subordinate दो superior को report करता है, इसी को कहते हैं dual line of authority। क्या कहते हैं इसको? dual line of authority। dual line of authority establish हो जाता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बट हाईली सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स है बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाईली सुटेबल है। और हमें ये भी ध्यान में रखना है ड्यूअल लाइन ऑफ अथॉरिटी तो है ही, साथ ही साथ किस तरह का कम्युनिकेशन? तो हम कहते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आपको एक साथ मैट्रिक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलता, है ना। सो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आपको कहां मिल जाएगा? मैट्रिक्स में। और कहीं क्यों नहीं मिलता सर? हॉरिजॉन्टल में हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल में तो कोई बात ही नहीं होती, वो तो सिंपल सा एक छोटा सा टीम है, जो टीम में सारे मेंबर्स मिलकर क्या कर रहे हैं? अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं। ये था आपका चैप्टर नंबर 1। वी आर डन हियर। तो बालक, सो फार वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 1, करेक्ट। ग्रुप में मैं आपसे शेयर करूंगा चैप्टर नंबर 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। मेजर क्वेश्चंस जितने भी आज तक पूछे गए हैं फर्स्ट चैप्टर से, उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए इंक्लूड करूंगा और डेफिनेटली अभी भी आपको थोड़ी देर में वो आपको ग्रुप में दिखाई देगा। तो उन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेना, उसका डिस्कशन हम आगे क्लास में जब हम एसएम में जाएंगे तब करेंगे। कल आपका एफएम का पहला लेक्चर होगा, राइट। सो टुमारो वी विल गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ एफएम और फिर हम चैप्टर को क्या करेंगे? स्टार्ट कर लेंगे कल के कल ही, राइट। जब हमारा एफएम का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम एसएम के एक चैप्टर को लेके आएंगे, करेक्ट। So we'll stop here today. See you tomorrow. Thank you everyone. Keep working hard. Keep shining. Bye-bye. Take care.